पूज्य पिताजी बस अभी भी भाइयों के बीच चर्चा होती थी कि हमें रायपुर के पास एक संस्था बनाना है। NIT रायपुर है, उसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर हुआ करता था, उसमें प्रोफेसर थे। तो जब ये बात हम लोगों ने शिविर के रूप में किया तो हमको ये बहुत स्पष्ट हमेशा गौरवान्वित होते हैं। खूब खूब अच्छे भाव के साथ आज अभ्युदय संस्थान की प्रस्तुतियां हैं और इसी क्रम में मुझे कहा गया है कि अभ्युदय संस्थान और उससे निश्चित अभिभावक पहले शिविर के बाद ही लगा इसे समझना है और इसके अनुसार जीना है। फिर लगातार कई सारे परिचय शिविरों को सुनने के बाद मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन की तैयारी बनी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में सहपरिवार रह रहा हूँ। परिवार में पत्नी अनामिका जी एवं बेटी भाग्या है। हम यहाँ प्रस्तावित चेतना विकास मूल्य शिक्षा विश्वविद्यालय में भागीदारी के अर्थ में आए हुए हैं। मेरी बात को रख रही हूँ। मेरा नाम मीना गाड़ोदिया। मैं आज अभ्युदय संस्थान के ज्येष्ठ परिवारों का वर्तमान एवं भविष्य में क्या भूमिका एवं अभ्युदय संस्थान को प्राप्त सहयोग के प्रति कृतज्ञता का बचपन से क्या है सत्य, ये दुनिया क्या है, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, इस संसार में हम लोग जी रहे हैं। ढेर सारे सवाल ही सवाल थे जिसका कोई उत्तर हम लोगों के पास नहीं था। और मित्र तो बेचारे गांव के लोग, छोटे छोटे लोग, वो लोग तो इन सवालों पर सोचते ही नहीं थे। तो एक बार ऐसे उड़ती उड़ती खबर मिली कि मरकंटक में एक महात्मा है जो लोक परलोक में जाते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। तो एक उत्सुकता पैदा हो गई कि चलो एक बार मिल के देखते हैं बाबा जी क्या बोलते हैं। तो इसी उत्सुकता को लेकर हम लोग अमरकंटक गए। मैं बाबा जी से मिलने उनके घर गया और ठीक से खाया तो था नहीं, क्योंकि पकाना हम लोगों को आता नहीं था। मन में एक भावना पैदा हुई, अगर बाबा जी मुझको खाने के लिए बोलते तो मैं बाबा जी के यहाँ पेट भर खाना खा लेता। इतना सोचना था कि बाबा जी ने कहा चलो भोजन करते हैं। और खूब पेट भर के बाबा जी की बेटी है अम्बा जी, उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था, पेट भर हम लोगों को खिलाई। खूब अच्छा लगा। मन में सवाल भी पैदा हुआ कि क्या बाबा जी मेरे मन की बात को जानते हैं कि मैं खाना चाहता हूँ और इसलिए मुझको खाने के लिए बुलाया। बहुत अच्छा लगा। बाबा जी बीच बीच में हमारे यहाँ भिलाई आया करते थे और प्रोफेसर भवानी शर्मा के घर में ठहरते थे। तो हम लोग यहाँ से उनसे मिलने जाया करते थे और बहुत देर तक बातें किया करते थे। इस तरह बाबा जी से धीरे धीरे बाबा जी के बड़प्पन को देखकर एक बार मैं बाथरूम जाने वाला था तो बाबा जी ने अपना चप्पल उठाकर मेरे सामने रखा, इसको पहन के जाओ। तो उनका ये बड़प्पन देख के मेरा दिल एकदम भीग गया कि ऐसे भी गुरु हैं, महात्मा हैं जो अपने छोटे बच्चों की तरह इतना ख्याल रखते हैं। तो इस तरह बाबा जी की छोटी छोटी बातों में जो बड़प्पन मैंने देखा और जिस तरह का प्यार मैंने देखा, उसने मुझको बांध लिया। बाबा जी का ज्ञान तो, बाबा जी मूल रूप से दार्शनिक हैं, उनका दर्शन और उनका ज्ञान तो समझ में आता नहीं था, लेकिन उनका प्यार और उनका बड़प्पन इसने मुझको सम्मोहित किया और बांध के अपने साथ रख लिया। जो संबंध आज भी 30-35 सालों के बाद भी बरकरार है और उसी तरह श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आज भी बाबा जी को हम लोग याद करते हैं। तो बाबा जी की एक मनसा देखा कि उनका छत्तीसगढ़ में एक केंद्र बनाने का मन है, जहाँ स्थायी रूप से लोग आए, जहाँ रहें, बैठ के चर्चा करें, तो जीवन और जगत की सच्चाइयों को समझने की
कोशिश करें। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में जमीन देखना शुरू किए। यहाँ 200-300 एकड़ जमीन हम लोगों ने देखी। इन आखिरकार नन्नी नगर से लगा हुआ छोटी गांव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला और उसको हम लोगों ने खरीद लिया और खरीद के वहां पर एक छोटा सा एक आश्रम कहिए, हालांकि बाबा जी आश्रम शब्द का उपयोग नहीं करते थे, संस्थान शब्द का उपयोग करते थे। एक अभ्युदय संस्थान नाम से एक छोटी सी शुरुआत हुई। यहाँ तक एकदम शून्य से शुरुआत हुई है अभ्युदय संस्थान की। हमारे 1-2 मित्र थे जो वहां पर आया जाया करते थे, रायपुर रहते थे। हम लोगों को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और एक हाल बन गया। महिलाओं के लिए भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। रात को किचन की सफाई करके किचन में वे लोग सोया करते थे और हम लोग बाहर मैदान में बैठते थे, मैदान में सोते थे। इतनी छोटी सी शुरुआत अभ्युदय संस्थान की हुई और सुनकर बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम एक ज्ञानी पुरुष के संपर्क में तो हम लोग आ गए। अब आगे बाबा जी को और उनके विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से कुछ मित्रों की भीड़ अमरकंटक जाते थे। अपनी छोटी छोटी बातों में, जीवन की जरूरतों में, जीवन के कार्यकलाप में बाबा जी बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को शिक्षा देते थे। धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ क्योंकि हम लोग अपने मित्रों को पकड़कर बाबा जी की महिमा बताकर वहाँ पे लाया करते थे। मित्र लोग तो बाबा जी के शब्दों की मार से थक गए और बोले, राजन तुम समझ लो भैया, तुम समझने के बाद हमको समझा देना, बाबा जी से बात हमको समझ में नहीं आती। तो कई लोग तो चले गए, कई लोग बीच बीच में आते जाते रहे। इस तरह से अच्छी तरह न समझते हुए भी हम लोग बाबा जी की संगत को नहीं छोड़े, क्योंकि बाबा जी बहुत बड़े संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। वो बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करते थे जो आजकल व्यवहार में हम लोग उपयोग में नहीं लाते। और फिर उनका आशय भी अलग था। जिन अर्थों में हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में बाबा जी बोलते नहीं थे। उनका एक अलग अर्थ था, जैसे आपको बताया ना, कर्तव्य है, प्रेम है, व्यवस्था है। तो इस तरह किताब भी छपी। बाबा जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये बात तो हम लोगों को समझ में आती नहीं थी, लेकिन बाबा जी बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं, ये बात हम लोगों को समझ में आती थी। अमरकंटक जा करके भी और बाबा जी जब भी यहाँ पर आते थे भिलाई, तो उनके साथ मिल करके भी हमारे ऊपर धीरे धीरे उसका असर पड़ने लगा। कुछ बातें समझ में आती थी, उससे हम लोग उत्सवित होते थे, उसकी चर्चा करते थे, और कुछ बातें समझ में नहीं भी आती थी। मंजीत सिंह जी अपने परिवार के साथ देहरादून से यहाँ एक छोटे से गांव में आए। हम लोगों को आश्चर्य भी लगा और बहुत खुशी भी हुई। उनकी धर्मपत्नी नन्नी नाम के छोटे से शहर में रहना चाहती थी। मैंने आग्रह किया कहीं आश्रम में रहो, भले जंगल जैसा लगता है लेकिन आश्रम का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है। उनके साथ उनका बेटा जुब्बू भी था, जिसके साथ हम लोग खेलते थे, हंसी मजाक करते थे। और मंजीत सिंह जी वहाँ रहने को तैयार हो गए। तो मैं भी बाबा जी के साथ चर्चा करके, क्योंकि किसी न किसी को तो रहना ही था, बिना किसी स्थान में स्थायी
कुछ लोगों के रहे बिना संस्थान जो है तरक्की नहीं कर पाता। तो मैं भी वहीं एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया और 10-5 लोग बैठते थे, सिंपल शिविर क्या होगा चर्चा करते थे। जीवन विद्या शिविरों की शुरुआत हो गई। कुल मिला के हम लोग आनंदित होते थे, उत्सव मनाते थे, बाबा जी की बातें करते थे। दर्शन हम लोगों के लिए जाना पहचाना विषय नहीं था, लेकिन उसकी महिमा को धीरे धीरे हम लोग आत्मसात करते रहे और उत्सवित भी होते रहे। इस तरह एक छोटा सा क्रम जिसको देख करके लगता नहीं था कि इतना बड़ा रूप देश में कभी ले लेगा, लेकिन उनका प्यार और उनका बड़ापन इसने मुझको सम्मोहित किया और बांध के अपने साथ रख लिया। जो संबंध आज भी 30-35 सालों के बाद भी बरकरार है और उसी तरह श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आज भी बाबा जी को हम लोग याद करते हैं। नमस्कार। सन 2014 से लेकर सन 2020 यानी अभी वर्तमान में जितने परिवार संस्थान परिसर में निवासरत है और अध्ययनशील हैं, अभ्यासशील हैं और उनके प्रयासों से, उनके योगदान से किस प्रकार से संस्थान का प्रयोजन समझ में आता जा रहा है और वह सब आपके सामने है। तो उन्हें एक बार 3 मुद्दे जो मेरे स्मरण में हैं उसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ कि संस्थान का में रहने का प्रयोजन है स्रोत के रूप में तैयार होना, यानी मध्यस्थ दर्शन के अनुरूप वस्तु को समझकर पारंगत व्यक्ति के रूप में तैयार होना। दूसरा, मानवीय शिक्षा के लिए योग्य अभिभावक के रूप में तैयार होना। और तीसरा, मानवीय शिक्षा के लिए 5 आयाम में परिवार का भागीदारी योग्यता विकसित होना। तो अब मैं आपको इतिहास के कुछ और पन्नों की ओर ले जाना चाहता हूँ। सन 2005-06 से लेकर 2012 या 14 के बीच कुछ और परिवार संस्थान में निवासरत हुए और उन परिवारों के योगदान से कैसे यही 3 मुद्दों पर संस्थान में उनका योगदान रहा, उस योगदान को हम याद करते हैं, स्मरण हमें रहता है और उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो ऐसे परिवार है श्री हरजिंदर, सोनू भैया, श्रीमती रोजी बहन, श्री संदीप भाई, श्री दीपक भाई, श्रीमती शोभा दीदी, ये नवदंपति उस समय थे, श्री विनय भाई, श्रीमती पिंकी दीदी, संध्या दीदी, श्री अरुण भैया, श्री प्रेम भाटिया जी, श्रीमती कमला दीदी जी, श्री गौरव भाई, श्रीमती सुयशा बहन, नितिन भैया और हम सबके मित्र कहिए, अभिभावक कहिए, उम्र में छोटे परंतु श्री कल्पेश भाई, श्रीमती अनामिका दीदी जी। यह सभी परिवारों के योगदान से अभ्युदय संस्थान के कार्यक्रम में निखार आया। जैसे संस्थान में परिचय शिविरों का आयोजन होता रहा, यह सबको पता ही है। तो इन परिचय शिविरों में शिविरार्थियों के साथ जो सायंकालीन गोष्ठियों में जो संस्थान में प्रारंभ हुआ, तो ये सभी परिवार यहाँ बारी बारी से या क्रम से यहाँ पर रहे और उनके रहने से परिचय शिविरों की ताकत बढ़ी, उसकी गुणवत्ता बढ़ी, क्योंकि दिन भर की प्रस्तुति के बाद सायंकालीन समय में मन में जो प्रश्न उठते हैं, रह जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का जीने के धरातल पर निराकरण आप परिवारों के सहभागिता से सभी को होता रहा। परिचय शिविरों के साथ ही संस्थान में जो शिविरार्थियों के लिए आवास और भोजन का प्रबंध की बात है,
तो उस प्रबंध में आवश्यक व्यवहार अभ्यास, आवश्यक कार्य अभ्यास भी आप परिवारों के योगदान से हुआ और आज संस्थान में आयोजित सभी परिचय शिविर, अध्ययन शिविर के लिए एक प्रकार से स्थिरता और एक निश्चितता हम सब ने अनुभव की है। आप में से कई परिवार संस्थान में शिविर के लिए, अध्ययन शिविर के लिए आए और जिस प्रकार का नियोजन दिखता है इन सभी प्रबंध में, वह नियोजन से भी आप संतुष्ट हुए हैं और ऐसी संतुष्टियां हम सबको बार बार आपने बताई है। उसके आगे सर्वतोमुखी समाधान के 5 आयाम भी संस्थान से निःसृत होते हुए दिख रहे हैं। उसमें से जो प्रमुख आयाम है शिक्षा संस्कार योजना, तो जब ये परिवार संस्थान में रहे और जब आने वाली पीढ़ी के लिए, इन परिवारों के बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से विद्यालय की आवश्यकता महसूस हुई, तब तत्कालीन स्थितियों में पूज्य बाबा जी से मार्गदर्शन लेते हुए सन 2010 में शिक्षा का आयाम अभिभावक विद्यालय रायपुर के रूप में प्रारंभ हुआ और इस आयाम की अनेकों बारीकियों की स्पष्टता यह सभी परिवारों ने बाबा जी के साथ बैठकर चर्चा पूर्वक उनसे स्पष्ट कर ली। और उदाहरण के लिए यदि ध्यान आता है तो कल्पेश भाई, अनामिका दीदी, आप आगे आए और सभी परिवारों के साथ मिलकर बाबा जी से सघन वार्तालाप, सघन चर्चाएं हुई। उसमें हम सब भी शामिल हुए और अभिभावक विद्यालय का आज का स्वरूप दिखता है। और साथ ही साथ आज जो अछोटी में भी जो विद्यालय शुरू हुआ है, यह शिक्षा संस्कार आयाम में अभ्युदय संस्थान की प्रयोजनीयता का एक उदाहरण हम कह सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कि जब तक बाबा जी सशरीर रहे, हर 3 महीने में 10 दिन संस्थान आते रहे, तो इन 10 दिनों का बाबा जी के साथ जैसे वस्तु की स्पष्टता के लिए चर्चाएं हुई, वैसे ही इन परिवारों ने बाबा जी के साथ स्वास्थ्य संयम आयाम पर भी घरेलू चिकित्सा के अनेकों उपायों को आत्मसात किया और आज संस्थान परिवार में हर एक परिवार के पास ये घरेलू चिकित्साएं के आयाम व्यवस्थित है और उससे लाभान्वित भी होते हैं और जो भी छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं उसको हल करते हैं। मुझे पिछले 10-11 वर्षों में याद नहीं है कि बहुत कोई मेजर मुद्दों के लिए ही एलोपैथ या अस्पताल जाना पड़ा है, बाकी सामान्य चिकित्सा यहाँ घरेलू परिवार में होती रही। तो इस प्रकार से इन परिवारों का स्वास्थ्य संयम आयाम में भी खेलना और योगदान के योग्य होना यह भी समझ में आता है। उत्पादन आयाम में जो कि शुरुआती दिन थे 2006 से, उसके पहले ही संस्थान का प्रारंभ हुआ था, तो उत्पादन आयाम में कृषि और गोपालन के एक प्रमुख आयाम बाबा जी ने बताया ही है कि आर्थिक नीति का ये 2 प्रमुख आधार हैं, कृषि गोपालन। और इसमें बाबा जी के साथ चर्चा करके सोनू एक दिन बता रहे थे कि उनके पास 80 फॉर्मूले उन्होंने बाबा जी के साथ, आपने और मंजीत भाई जी ने मिल करके और उसको नोट डाउन किया है और वही आधार पर आज संस्थान की गायों के उपचार होता हुआ है। तो आज संस्थान में कृषि में अनाज, सब्जी, फल का उत्पादन भरपूर हो रहा है। यह भी एक उत्पादन आयाम के विकास का संस्थान की प्रयोजनीयता को यह एक उदाहरण के रूप में हम पहचान सकते हैं। विनिमय आयाम में आदरणीय मंजीत भाई जी के अथक प्रयास से जो समृद्धि नामक आउटलेट आज संस्थान में है, उस आउटलेट के लिए भी यह जो ऊपर जो परिवार है, इन परिवारों ने अनेकों सेवाएं उसमें दी है। प्रसंग में कभी दूध ले जाना, दूध बांटने से लेकर और तमाम प्रकार के आज उत्पादन है, उन सभी उत्पादनों की प्रयोगशीलता को लेकर कल्पेश भाई पुनः याद आते हैं। गेहूं का जवारा का रस हो या एलोवेरा का रस हो या हमारे सुखचैन भाई जिन्होंने कई प्रकार के चाय बनाए या पाउडर बनाए या चूर्ण बनाए। तो इस प्रकार से अनेकों छोटे छोटे गृह उद्योगों में भी विकास हुआ। इस प्रकार से संस्थान में रहते हुए कैसे हम स्वावलंबी हो सकते हैं, यह आयाम भी उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। न्याय सुरक्षा आयाम में परिवारों की गोष्ठियां एक हाईलाइट है जो प्रारंभ हुई।
सभी परिवार धीरे धीरे एक दूसरे से सुनना समझना को प्रारंभ किए और यह परिवार गोष्ठियां आज एक बृहद रूप ले चुकी हैं। संस्थान के आसपास 6 से 7 केंद्र विकसित हुए हैं, हो रहे हैं। तो संस्थान में रहते हुए 3 परिवारों के साथ परिवार गोष्ठियों को प्रारंभ भी हुआ है और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आयाम जिस पर हमारा ध्यान गया कि जैसे दीपक भाई, संदीप भाई, नितिन भाई, आप जैसे युवा शक्ति, सोनू भाई उस समय युवा शक्ति का भी संस्थान में होने से इन युवकों को उनकी मानसिकताओं को तैयार करने के लिए, उनकी भाव भावनाओं को समझने के लिए प्रौढ़ होने के नाते जो योग्यताएं लगती हैं उन पर भी हम सबका ध्यान गया। तो इस प्रकार से विगत 2006 से 2012-13 तक आप सभी परिवारों के योगदान से संस्थान की प्रयोजनीयता में वृद्धि हुई, संस्थान की प्रयोजनीयता में मजबूती आई और जैसा कि आज का जो स्वरूप है संस्थान का, आप सभी परिवार अब अपनी अपनी स्थान पर दिल्ली में, बेमेतरा में, बिलासपुर में, धमतरी में, ये सभी परिवार अपनी अपनी जगह पर अपने अपने परिवार में खुशहाली से जो आयाम संस्थान में रहकर उनके व्यक्तित्व में, प्रतिभाओं में विकसित हुए, उसके साथ जीवन विद्या अभियान को अपने अपने स्थान पर गति दे रहे हैं। यही इतना मुझे आप सबसे व्यक्त करना था। मैं पुनः एक बार संस्थान की ओर से लॉकडाउन खुलने के बाद संस्थान आने का एक निवेदन करता हूँ। नमस्ते। सभी को नमस्कार। मैं अशोक गोपाला आज अभिदय संस्थान अछूटी पर अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति रखने वाला हूँ। इस क्रम में जो मैं अपनी बात को रखने वाला हूँ वो मुख्यतः मैंने अछूटी संस्थान को कैसे देखा है, कैसे समझा है और उसमें क्या भागीदारी की है, इसको आधार बना के अपनी बात को रखूँगा। ठीक है। संस्थान शब्द से मेरी जो स्वीकृति बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से, है ना, क्योंकि मैं 93 में बिजनौर में जो जीवन विद्या प्रतिष्ठान, वो भी एक संस्थान के रूप में था। उसके बाद 2006 से मसूरी में सिद्ध में, है ना, सिद्ध संस्थान जो था उसमें जीवन विद्या के कार्यक्रम, और फिर यहाँ पे अछूटी में, इन सभी संस्थानों से जुड़ा रहा। तो संस्थानों के प्रति जो मेरी स्वीकृति बनी है उसका मतलब यही है कि कुछ निश्चित लोग, है ना, मिलकर किसी निश्चित लक्ष्य के अर्थ में, है ना, कुछ निश्चित कार्य को संपादित करना, है ना। तो कुछ निश्चित लोग, निश्चित लक्ष्य और निश्चित कार्य, ये मिलके जब होता है तो किसी संस्थान की स्थापना होती है ना। तो अछूटी में निश्चित लोग के रूप में मैंने पहचाना जीवन विद्या परिवार रायपुर और अछूटी हिंगना के परिवार, ये सब मिलके, है ना। और उस समय जब शुरू हुआ होगा तब रायपुर के ही परिवार थे मुख्यतः, है ना। उसके बाद लक्ष्य के रूप में जीवन विद्या शिविरों का आयोजन, है ना। ये पहले 10 वर्ष में जो इस संस्थान की यात्रा रही उसमें जीवन विद्या के शिविरों का आयोजन और उत्पादन कार्य, ये एक लक्ष्य रहा। फिर आगे के 10 वर्षों में 2011 के आगे से, है ना, 2010-11 से अध्ययन का क्रम शुरू हो गया और अध्ययन के क्रम में एक भाग और जुड़ गया लक्ष्य के रूप में कि मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अध्यापन हेतु, है ना, अछूटी संस्थान कार्यरत हो। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो 2 मुख्य चीज़ें मेरे को पहचानने में आई कि जीवन विद्याओं के शिविरों का आयोजन व मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन एवं अध्यापन, है ना, ये मुख्य रूप में मेरे को इस संस्थान का लक्ष्य के रूप में स्वीकार हो, है ना। आगे चल के इसी संस्थान में शिक्षा के कार्यक्रम में भी भागीदारी हुई, शुरुआत हुई, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो शिक्षा को के मानवीकरण के क्रम में भी इधर से योगदान, है ना। पर मूलतः अगर देखें तो ये संस्थान जो शुरू हुआ वो रायपुर में कुछ लोग थे जो राजन महाराज जी के माध्यम से आदरणीय श्रद्धेय श्री नागराज जी बाबा जी के संपर्क में, है ना। उनके संपर्क में आने से उन सब में जीवन विद्या के प्रति स्वीकृति बनी और स्वीकृति के अर्थ में उन्होंने अपने को इसके जीवन विद्या में समर्पित किया। जीवन विद्या के आधार पे, है ना, जीवन विद्या के शिविरों का कार्यक्रम आगे बढ़े, इसके लिए एक संस्थान को उन्होंने
बनाने का निर्णय लिया और सन 2000 के आसपास यहाँ पे जमीन ली गई और कार्यक्रम शुरू किया, है ना। और जो जीवन विद्या परिवार के मुख्य लोग रहे उस समय, आप वो आगे की बाकी परिस्थितियों में लोगों ने नाम ले ही लिए होंगे, है ना। उसमें से स्वर्गीय अंजनी भैया और मीना भाभी का परिवार, है ना, अपना मंजीत भैया डॉली भाभी का परिवार, है ना, सोम भैया नताशा भाभी का परिवार, अनिल राठौर भैया जी, है ना, और उनका परिवार, हमारे संकेत भैया और उनका परिवार, है ना, अनीता दीदी का पूरा परिवार, है ना, बिहार भैया का पूरा परिवार, है ना, कल्पेश भैया उनका परिवार, ऐसे करके अनेक परिवार, सबके नाम तो मैं लूँगा नहीं यहाँ पे क्योंकि मेरे को सबके याद भी नहीं आ रहे हैं अभी और सबका लेना संभव भी है ना। तो ये मुख्य परिवार मेरे को ध्यान है, ठीक है। तो इन सभी परिवारों के श्रम से, इनके योगदान से, इनकी तन मन धन के नियोजित करने से इस संस्थान की शुरुआत हुई और इसके कार्यक्रम आगे बढ़े, है ना। अब जीवन विद्या के शिविर जो थे उस समय लेने वाले बहुत कम लोग होते थे, है ना। हम जब शुरू किया मैं 93 में, तो बाबा जी ही मुख्यतः शिविर लेते थे उस समय। फिर सत्य जी, डॉक्टर यशपाल सत्य जी, है ना, उन्होंने वहाँ पे शिविर लेना शुरू किया। उनको देखा देखी 2-4 लोगों ने और शुरू किया, पर अगले पूरे 10 वर्ष तक, है ना, शिविर लेने में 2-4 लोग ही सामने दिखते थे, है ना। छोटी संस्थान में जब शिविरों का क्रम शुरू हुआ तो कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर और लोगों को, नए लोगों को शिविर लेने का अवसर मिलने लगा, है ना। तो उस क्रम में मेरे को भी अवसर मिला है। इस रूप में मैंने अभिदय संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ कि शुरू में शिविर लेने के लिए, है ना, और जो प्रोत्साहन, है ना, सहयोग जो मिला वो अभिदय संस्थान अचोटी के से मिला, वहाँ पे भागीदार सभी लोगों से, है ना। फिर इन शिविरों को के क्रम में काफ़ी लोग आगे आने लगे, है ना। और बाबा जी का 2005, है ना, जो जीवन विद्या सम्मेलन था मसूरी में, उसमें अध्ययन के बारे में बात उन्होंने की। हम सभी मित्रों में, साथियों में 2009 हैदराबाद सम्मेलन तक आते तक, यानी 4 वर्ष लग गए उस अध्ययन के प्रति स्वीकृति बनने और उसकी आवश्यकता को महसूस करने, है ना। मेरे को याद है हैदराबाद सम्मेलन में सोम भैया ने 3 ही शब्द बोले थे, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, है ना। इस क्रम में चल के आगे 2010 के अंदर, है ना, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के साथ मिलकर यहाँ पे एक अध्ययन शिविर का आयोजन होना शुरू हुआ, है ना। शुरू में जब मैंने इसको सुना, इसके बारे में, मेरे को लगा किताब पढ़ने से क्या होता होगा, है ना, ऐसे शंकाएं मन में बनती रही, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं बन रहा था। पर जब मैंने उसी क्रम को आगे 4-5 वर्ष बाद देखा तो मैंने उसकी उपयोगिता को उस वक्त पहचान पाई, है ना। तो कभी जब कोई प्रक्रिया शुरू होती है ना, और ये प्रक्रिया तो बाबा जी के मार्गदर्शन में शुरू हुई थी, इसलिए मेरे को उस वक्त स्वीकार भी हो गई कि बाबा जी कुछ कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही होगा, है ना। पर वो देख के नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आगे चल के देखा कि वो कितनी उपयोगी प्रक्रिया है। तो 2014 में मेरे को भी 6 महीने का अध्ययन शिविर करने का यहाँ पे अवसर मिला। तो पहली दफ़ा मैं इतना लंबा समय संस्थान में रहा, उससे पहले मेरा आना जाना रहता था शिविर लेने के, है ना। पर 2014-13 के आखिर से ही मेरा यहाँ पे काफ़ी आना जाना हो गया। और ये भी देखने को मिलता है कि सर्वाधिक देश के अंदर जहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं जीवन विद्या के, उन लोगों का जो प्रथम परिचय है या जो अध्ययन में निष्ठा है, उसके मूल में अभिदय संस्थान अचोटी की एक मुख्य भूमिका है ना। हर व्यक्ति की अपनी निष्ठा तो होती ही है, अपनी योग्यता पात्रता तो होती ही है। उसको जब ऐसे व्यक्ति जब अचोटी संस्थान के संपर्क में आए, उनमें से बहुत लोगों ने आगे की ओर गति की, है ना, ऐसा देखने को मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ। मैंने अध्ययन शिविर किया, फिर 2 वर्ष बाद मेरी श्रीमती जी शीला जी, है ना, और मेरी बड़ी बेटी दृष्टा, इन्होंने भी 6 महीने का अध्ययन किया। मेरे भांजे ने भी 6 महीने का अध्ययन किया, अक्षय, है ना। तो हमारे परिवार से लोग जुड़ पाए और इसी तरीके से अनेकों परिवार देश भर से यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आए, है ना। अब अध्ययन करने के क्रम में बहुत सारे परिवारों के अंदर ये प्रेरणा हुई ही
कि हम लोगों को इसके आधार पर जीना चाहिए। इसको जीने के लिए लोग परिवार समूह को बनाने लगे। आज भी हम देखें तो देश भर में जगह जगह परिवार समूह बन के वहाँ पर कुछ कार्यक्रम शुरू करने की जीवन विद्या के आधार पे, या एक जो मानवीय विधि से जीने की जो अवधारणा बनती है उसके आधार पे प्रयास करने की, चेष्टा करने की, है ना, कार्यक्रम चल ही रहे हैं देश भर में। और इन सब के अंदर अचोटी संस्थान का एक निश्चित भागीदारी है ना। और इस भागीदारी में उन लोगों को प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना, है ना, कुछ जगहों पे साधन प्रदान करना, ये सभी बना रहा है ना। ये सब मेरे देखने में आया, है ना। तो एक बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पे बना रहा, है ना। 6 महीने के अध्ययन में जब अचोटी में रहना हुआ तो अध्ययन का मतलब समझ में आया। अध्ययन का मतलब इस रूप में समझ में आया कि जब हमारी कल्पनाशीलता सारा समय इस वस्तु के साथ एंगेज्ड रहती है ना, इसका नाम अध्ययन। यानी हम कुछ पढ़ते हैं तब भी इसमें ही लगी हुई है, पढ़ने के बाद उसके ऊपर विचार चल रहा है तो भी इसी में लगी हुई है ना। उस समय तो कई बार ऐसा भी होता है कि रात को सोते हुए सपने भी दर्शन के मुद्दों पे आते थे, या बाबा जी से या साथियों से चर्चा के आते थे। तो इस रूप से एक वातावरण मिलता है ना, जो कि घर पे रह के अकेले में किताब पढ़ने में या रिकॉर्डिंग सुनने में, इस सब में नहीं होता, जो कि मैं पहले करता था, है ना। तो 6 महीने का अध्ययन करने से अध्ययन क्या है, अध्ययन की मानसिकता क्या है और ये अध्ययन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पता चला, है ना। जीने का अर्थ क्या है, अध्ययन काल क्या है, ये सब इसके अंदर मेरे को पहचानने में है ना। अभी जितनी भी मेरी इन सब चीज़ों के प्रति स्वीकृतियाँ हैं वो यहाँ पर रहते हुए जो मैंने देखा समझा उसके आधार पे बने, है ना। इसी क्रम में ये भी देखने को आया बहुत सारे परिवार, क्योंकि देख रहे थे देश भर में कि अचोटी संस्थान एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर के आया है और उधर बहुत सारे जीवन विद्या के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस संस्थान को बाबा जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है ना, उनका नियमित आना होता है। इसलिए बहुत सारे देश भर के परिवारों का मन ऐसा होने लगा कि वो अचोटी संस्थान के सानिध्य में रहे, है ना। इस क्रम में अनेकों परिवार देश भर से इधर आए भी, साथ में रहने लगे। उन सब का स्वागत किया गया, उन सब ने अपनी अपनी ज़मीन लेके आसपास रहने का क्रम भी शुरू किया। काफ़ी सारे परिवार आज रह भी रहे हैं, है ना। कुछ अचोटी संस्थान के आसपास रहने लगे, कुछ अलग अलग, जैसे हम लोग बहुत सारे परिवार मिलके बेमित्रा में एक स्वराज्य परिसर की कल्पना करते हुए वहाँ पे ज़मीन ले ली, है ना। ऐसे देश भर में अनेकों जगह लोग प्रेरित हो रहे हैं, है ना। और इस सब के मूल में यही कामना है कि किसी तरीके से जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है इसके बीज का रोपण हो जाए, है ना। इसके मूल में भी हम सबका जहाँ पर आके मिलना होता है, जहाँ पर आके हमारी सब बातों का जुड़ना होता है, एक दूसरे के साथ संवाद होता है, उसके लिए मूल में अचोटी संस्थान ही, अभिदय संस्थान, है ना। आगे के जो कार्यक्रम इसमें हम सोच ही रहे हैं, उसमें जो पहले के कार्यक्रम हैं उनको यथावत बनाते हुए आगे के कार्यक्रमों को शुरू करने की बात है ना। तो परिचय शिविरों का काम इधर चलता ही रहेगा, है ना। अध्ययन शिविरों का कार्यक्रम इधर चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ आगे शिक्षा के मानवीकरण के लिए जो प्रयास हुए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की शिक्षा विभाग के साथ हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग के साथ हुआ हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ हुआ हो, है ना, चाहे वो अभिभावक विद्यालय के रूप में हुआ हो, चाहे वो अचोटी में जो शिक्षा केंद्र बना उसके रूप में हुआ हो, है ना। ये सब कार्यक्रम भी होते रहे, है ना। और इसके साथ ही जो परिवारों ने मिलके, है ना, अपने को एक परिवार समूह में सजाने के प्रयास ये भी होते रहेंगे और इनका भी समर्थन चलता रहेगा। पर संस्थान का क्योंकि निश्चित लक्ष्य है, तो उसमें जो मूल बात तो यही है कि उसमें जो भागीदार लोग हैं ये मिलके जो इसका मूल लक्ष्य रहा, जो मोटा मोटा था जीवन विद्या शिविरों का आयोजन, वह मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन हेतु, है ना, कार्यक्रमों को बनाए रखना, है ना। इसके लिए मूल कमिटमेंट है। मिनिमम ये तो होगा, इससे अधिक जितने लोग भागीदार होते जाएंगे, जिनको आवश्यकता लगती जाएगी, जो आगे बढ़ के आएंगे, जिम्मेदारी को वहन करेंगे, उसके आधार पे आगे के कार्यक्रम चलेंगे। अब जो परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, कहाँ पे, रायपुर में और अचोटी हिंगना, है ना। ये अचोटी भी एक गांव है,
हिंगना भी एक गांव है जहाँ पे अचोटी गांव की जमीन में ही अभ्युदय संस्थान है, और हिंगना में भी बहुत सारे परिवार बसे हुए हैं। तो वहाँ पे 5-7 गाँव के समूह के बीच में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं आज की डेट में। और इन्हीं सभी परिवारों के अंदर जो बच्चे हैं, इनको लेके शिक्षा का भी एक प्रयोग अभिभावक विद्यालय के रूप में अचोटी संस्थान में से ही प्रसवित हुआ, है ना। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम भी इसी में से प्रसवित हुआ, है ना। आगे चल के जो देश भर के अंदर बहुत सारे जगह पे लोग केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं, उनसे भी उनका भी जुड़ाव अभ्युदय संस्थान अचोटी के साथ बना, है ना। तो बहुत सारे जगहों के लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में अभ्युदय संस्थान अचोटी ने काम किया है ना। इसी रूप में अभ्युदय संस्थान की पहचान यथावत बनी रहे, इसी रूप में यहाँ के लोग इसमें कार्यरत रहें। लोग तो बदलते ही रहेंगे, ये भी देखने को आता है। हमारे अंजनी भैया एक टाइम पे ऐसा था कि सभी कार्यक्रमों की मुख्य जिम्मेदारी में वही रहते थे। उनके जाने के बाद फिर और परिवारों ने, सुवर्णा दीदी, योगेश भैया ने आगे आके अब जिम्मेदारी को संभाला। उनके आगे चल के आज बालमुकुंद भाई, विधि बहन ने जिम्मेदारी को संभाला, है ना। पठन पाठन की जो जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोगों का आना जाना बदलना होने के बावजूद भी अभ्युदय संस्थान की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल लक्ष्य है, मूल कार्यक्रम है, ये यथावत चलता रहेगा, ऐसी मैं आशा भी करता हूँ। ऐसी मैं इसके लिए अर्थ में अपने सहयोग को भी प्रदान करने में मैं संकल्पित हूँ, है ना। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ और आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि अभ्युदय संस्थान अचोटी के साथ अपना संबंध को यथावत बनाए रखें। इसके साथ यहाँ पर लॉकडाउन खुलने के बाद जो कार्यक्रमों का आयोजन होगा उसमें अपनी पूरी भागीदारी करें, है ना। हम लोग को आप लोग के प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है ना। तो सभी को का स्वागत है ना। इसी के साथ नमस्कार और अगली बार तक के लिए, है ना, विदा। नमस्ते। नमस्कार, मैं संकेत हूँ और मैं शुभ्रा, और रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे सामने में हमारा बेटा शौर्य। हम तीनों जीवन विद्या परिवार कहें, अभ्युदय परिवार कहें, या इसके विद्यार्थी के रूप में परिवार के सदस्य कहें। ये संयोग है कि हमारी औपचारिक रूप से पहला परिचय जीवन विद्या शिविर का मई 1996-97 में ज्यादा अच्छा मई 1997 में हुआ था, जब स्वर्गीय सत्य जी ने शिविर लिया था अमरकंटक में। और वो पहला शिविर था। उस शिविर में हम तीनों गए थे। तीनों का मतलब उस वक्त अभिन सिर्फ 2 महीने का था, 2.5 महीने का था। 2.5 महीने का था। और मुझे याद है कि उस पहले शिविर में ही यह मानसिकता में स्वीकृत हो चुका था कि अब जो कुछ करना है, आगे की जिंदगी को जो जीना है, उससे इस मध्यस्थ दर्शन के अनुरूप जीना है। उसको जीने का प्रयास जो कुछ हम कर सके करेंगे। ये संकल्प उस 7 दिन के शिविर से निकल कर आया था। शुभ्रा, याद है उस समय हम बाबेन में कैसे शिविर करता था? हाँ, छोटा सा था। जब सत्य जी और बाबा जी जब बात करते थे, जब शिविर लेते रहते थे, तो ये गोद में रहता था और ये हुंकारू भरता था। मतलब बिल्कुल जहाँ हम हुंकार, जैसे कोई बात करता है और बच्चे हुंकारू भरते हैं, तो बिल्कुल जिस जगह पे हुंकारू भरना होता था ये वही हुंकारू भरता था। सिर्फ 2.5 महीने का था। तो बचपन से संस्कार इसमें गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये सच है कि उस 7 दिन की शिविर ने हम सबकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। और मैं अगर कहूं कि अभ्युदय संस्थान की स्थापना का संकल्प उस शिविर के आउटकम के रूप में निकला था। उस शिविर में अंजनी भैया थे, BR अग्रवाल भैया थे, सोम भैया थे। हम सब जो रायपुर की कोर टीम, जो हम अपने आप को समझते थे उस दौर में, गायत्री परिवार के साथ मिलकर काफी हम काम कर रहे थे। तो इसमें मैं निश्चित से सोम भाई को एक
कहना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम सबने शिविर किया था, क्योंकि वो सबसे पहला शिविर करके आए थे और वो शिविर करके आने के बाद हम लोग को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ये जीवन ईंधन नाम की चीज बहुत अच्छी से करना चाहिए। मुझे याद है BR अग्रवाल भैया, मैं और सोम भाई, हम तीनों रायपुर में कहीं बैठे थे और सोम भाई हमें नागराज जी के बारे में बता रहे थे, तो हमको ऐसा लगा हमको सब कुछ मालूम, क्या बताओगे यार, नई जिंदगी, अब और क्या नया है। तो ऐसा भाव था हम लोग का। लेकिन अंततः रण सिंह भैया की प्रेरणा काफी काम आई। उन दिनों रण सिंह भैया का आना हुआ था दिल्ली से, और रण सिंह भैया जब बोले कि आप ये शिविर करो तो आपके विचारों में किसी परमाणु विस्फोट से कम बड़ी घटना नहीं होगी, तो उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था हमें। अब एक IIT दिल्ली से पास आउट PhD आदमी ऐसी बात करे, और रण सिंह भैया मेरे लिए आदर्श पहले से भी रहे, क्योंकि किसान आंदोलन उस दौर में जब चला था, मुझे याद था 1986-87 का, तो गणेश बागड़िया जी, रण सिंह आर्य जी का नाम हम सुना करते थे टिकैत जी के साथ में, तो उनकी बातों से और प्रभाव बना। तो उन सबका मिला जुला असर था कि हम लोगों ने शिविर किया, और शिविर करने के बाद अभ्युदय संस्थान में भागीदारी की भी योजना बनी, और धीरे धीरे वो मूर्त रूप लेता गया। और एक समय ऐसा भी आया कि हम सब ने संकल्प लिया कि अब हम घर, अगर हमारा कोई घर नहीं था, यानी शुभ्रा को याद होगा हम लोग घर बनाने की सोचा करते थे, लेकिन घर नहीं था रायपुर में हमारा, तो घर बनाने का पहला विचार भी आया, तो यह आया कि क्यों ना अशोटी में घर बनाया जाए, अभ्युदय संस्थान में हमारा घर बने। और वो घर हमने जैसे तैसे, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन भाव अच्छा था, तो हम लोगों ने शुभ्रा के पापा की प्रेरणा थी, हमारे घर अम्मा बाबूजी की प्रेरणा थी कि नहीं, आप लोग के मन में अगर भाव है तो आप लोग वही जाके रहो, और उस भाव के साथ फिर हम लोगों ने अपना मकान बनवाया। राजन महाराज जी भी थे उस वक्त, बहुत अच्छा माहौल था। छोटी का बेटा छोटा सा था, लेकिन उसके सारे बड़े बड़े दोस्त थे, जितने लोग वहाँ थे सबसे दोस्ती हो गई थी उसकी, और बहुत ही अच्छे से हम लोग रह रहे थे उस वक्त। मुझे याद है कि किचन में खाना बनता था तो वो गोबर गैस का पाइपलाइन वहां तक आता था, मतलब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे थे पतिदेव की तरफ से। बहुत अच्छा माहौल था, मीना भाभी, अंजलि भैया, मंजीत भैया, सबके साथ बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। लेकिन मन में हमेशा ये भाव बना रहा कि अभ्युदय संस्थान ही हमारा परिवार, अभ्युदय के लोग ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आज धीरे धीरे करीब 25 साल हो रहे हैं इस परिवार के सदस्य बने हुए। लेकिन हाँ, इन पिछले 20-25 वर्षों के सफर की अगर मैं बात करूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कृषि और प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर रहा है। दर्शन को मैंने समझने की कोशिश भी की, तो मुझे आवर्तनशील अर्थशास्त्र की ओर ज्यादा ध्यान मेरा रहा है। समग्रता में दर्शन मैंने पढ़ा भी, जितना समझ में आया उसे लोगों तक पहुंचाया भी। लेकिन मेरे भीतर एक भाव हमेशा रहा कि हमें कृषि, और खासकर जब हम परिवार में समृद्धि की बात करते हैं, और मैं चूंकि कृषि वैज्ञानिक हूँ, तो मुझे लगता था कि कृषि आधारित परिवार, जो बाबा जी स्वायत्त परिवार मानव की बात कहते रहे हैं, उससे क्यों ना अपने ऊपर ही प्रयोग किया जाए। इस भाव से मैंने तमाम प्रयोग किए। तो याद है छोटी में भी शुरुआती दौर में मेरा ज्यादातर समय बायोगैस प्लांट में रिसर्च करना, गैस सिलेंडर में बायोगैस को भरना, या बैल चालित पंप चलता था ना उससे। उससे हमने पंप चलाया, सिंचाई का पंप हमने चलाया उससे। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग किए। और उसी दौर में श्रद्धेय बाबा जी से कृषि को लेकर एक नई दिशा मिली, एक अलग ही नजरिया समझ में आया। और उसमें गोबर गौमूत्र आधारित कृषि की बात करें, गौ आधारित कृषि की बात करें, या गौ आधारित अर्थव्यवस्था की बात, जो बाबा जी ने, यानी औपचारिक चर्चा में बाबा जी से बहुत अच्छे से चर्चा होती थी, मैं घंटों बैठा रहता था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा, धरती
से प्रेम के इजहार का नाम है कृषि। अब ये इतनी अच्छी लाइन लगी कि धरती से अगर प्रेम करते तो उस प्रेम का इजहार करना कृषि है। तो ये लाइन बिल्कुल गहराई से चली गई कि बाबा जी कितना बढ़िया कृषि को परिभाषित करते हैं। और उसी दौर में फिर मैंने टिश्यू कल्चर प्रयोग किया कि बाबा जी मुझे टिप्स देते थे कि तुम ऐसा करो। बाबा जी ने टिश्यू कल्चर लैब भी देखा था, याद है, आदित्य बैठक लैब भी गए थे और देख के उन्होंने कहा था कि बेटा तेरे से बहुत आशा है। अब वो बाबा जिस ढंग से बोले थे वो यानी आज भी मैं याद करता हूँ तो झुझुरी सी चढ़ जाती है। उन्हें लगता था कि संकेत विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन में जो कुछ है उससे वैज्ञानिकों तक ये बात को पहुंचाए। और मैं अपने आप को सच में बहुत कमजोर पाता था, इतना विशाल है दर्शन की गहराई इतनी ज्यादा है और मैं बहुत एक वैज्ञानिक समझ है लेकिन गहराई से दर्शन को नहीं देख पाया। तो मुझे यह कचोटता भी था, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य मैंने कुछ रिसर्च भी किए तो उसमें सफलता भी मिली ना। जैसे बहुत से लोग अभ्युदय संस्थान इस नाम से आने लगे थे कि यहाँ पे कुछ अलग तरह का शोध हो रहा है, तो ये बताने में खुश रहता था। और उस दौर में गन्ना भी बहुत अच्छा हुआ, गेहूं का उत्पादन, यानी लोग आके देख के चौंकते थे कि इतना अच्छा गन्ना कैसे हो रहा है, या गेहूं कैसे हुआ, या चना कैसे हुआ। अरहर को देख के तो लोग चौंक गए थे कि इतना उत्पादन अरहर से कैसे हो सकता है। यानी आपको शायद भरोसा ना हो, 1 एकड़ में हमने करीब करीब 6 क्विंटल अरहर निकाला था और ये कोई भरोसा नहीं कर पाया था कि ये जैविक कृषि से हो रहा है। ऐसे ही जब हमने बायोगैस को पूरा एक कंप्रेशन सिस्टम बनाया और उसको देखने IIT दिल्ली के साइंटिस्ट डॉक्टर गौड़ आए और वो देख के चकित रह गए और उन्होंने अपने एक छात्र को जो PhD करने आया था उसको भेजा रिसर्च करने के लिए। तो हमारा तो सीना ऐसे थोड़ा सा अच्छा होने लगा कि वाह, हम जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। तो उस पे IIT दिल्ली के छात्र ने PhD किया, क्योंकि हम गोबर गैस को क्लीन करके, जो गोबर गैस में जो मीथेन होता है, उसे सिलेंडर में कंप्रेस किए थे और बहुत छोटा सा था। तरुण पिथाले जी हमारे एक साथी जो रायपुर PMA वर्क्स वाले हैं, वो लगातार मेहनत करते थे साथ में, और हमने घरेलू सिलेंडर में उसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करके हम अपनी कार चलाए थे। तो कार का चलाना एक अद्भुत प्रयोग था कि गोबर गैस से कार चल सकती है। इसका प्रदर्शन जब हमने किया था तो पूरे देश भर के लोग देखने आते थे कि ये गोबर गैस यानी गौ माता कितनी उपयोगी हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभ्युदय संस्थान में उस दौर में 2001, 2002, 2003, 2004 में ऐसे प्रयोग ढेरों किए हमने और उन सबसे बड़ी संतुष्टि मिली। और फिर शिविरों का सिलसिला उसी दौर में प्रारंभ हुआ, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आना चालू किए और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन के नाम से कोर्स चालू हुआ और उसमें हम लोग जाकर पढ़ाते भी थे, वहाँ टीचर्स भी आते थे। तो ऐसा होते होते संस्थान बढ़ता गया तो बड़ी खुशी होती गई। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि हम वास्तव में एक अच्छे परिवार के सदस्य बन गए। इसी दौरान दुखद घटना घटी, अम्मा नहीं रही, फिर बाबूजी नहीं रहे, लेकिन अम्मा बाबूजी के इलाज के नाम से जो अंजनी भैया का परिवार पूरा आ जाता था, मंजीत भैया तो अम्मा के लिए दवा लेने भी गए थे ना बाबा जी के पास। बाबा जी स्वयं आए घर और बाबा जी ने जो दवा दी उससे अम्मा को बहुत आराम मिला था। हमारी अम्मा को, अम्मा कैंसर की पेशेंट थी, लेकिन बाबा जी की दवा के प्रभाव से बाबा जी ने एक बात की थी, याद है, बोले कि ये बहुत एडवांस स्टेज में कैंसर था हमारी अम्मा का, और जो मेडिकल डॉक्टर थे वो तो कुछ ही दिनों की बात किए थे कि मेहमान है, और अम्मा की तकलीफ बहुत बढ़ रही थी। बाबा जी तो एक हफ्ते ही बोले थे डॉक्टर, एक हफ्ता बोले थे। तो बाबा जी कहते सुगम कर देंगे, जो अम्मा का जाना है, शरीर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको दर्द से काफी कम कर देंगे। और ये हमने देखा, इससे हमारे अन्य सदस्यों से चमत्कार कहा था घर के लोगों ने, लेकिन ये बाबा जी का ही प्रताप था कि महिमा थी, मैं कहूँगा बाबा जी के दवा में इतनी ताकत थी कि आज अगर याद करूं तो वो सब लोगों ने लगभग चमत्कार की श्रेणी में रखा था। लेकिन हमको मालूम है कि बाबा जी का प्रेम या आशीर्वाद था हमारे प्रति, तो इससे हमारे परिवार के तमाम सदस्यों का भाव अभ्युदय संस्थान के प्रति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हुआ। और
और संस्थान से जुड़े जितने भी लोग थे, अंजलि भी आ जाते थे, कैसे आ जाते थे, दूध का डब्बा लेके आ जाते थे। मैं याद करता हूँ चारू बाबूजी के और अम्मा के समय में लगातार आती थी चारू, पूर्णिमा दीदी की बेटी, उस समय डॉक्टर हो रही थी चारू, आयुर्वेदिक कॉलेज से फाइनल ईयर में थी। तो ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अभ्युदय परिवार से कोई अलग, यानी जो लोग हैं हमारे साथी कोई अलग है, सब परिवार के सदस्य हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि वो चाहे आर्थिक दौर हो, मानसिक दौर हो, भावनात्मक दौर हो, किसी भी बात को कहूँ, सबसे पहले अगर सामने आके खड़े हुए थे अभ्युदय परिवार के साथ कि यदि कोई हो घर का मुखिया कैसा, तो महाराज जी जैसा ऐसा लगता था, बड़ा भाई हो तो अंजलि भाई जैसा बड़ा भाई हो, यानी वो जो एक प्रेम रहा है। और एक अद्भुत बात ये भी है कि इन लगभग 25 वर्षों की यात्रा में अब एक पूरी जनरेशन हमारी हो गई, अब बच्चे बड़े हो गए, इन बच्चों में प्रेम देखने लायक है। अब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो सगे भाई की तरह मिलते हैं, ऐसा लगता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग अलग परिवार, ठाकुर, अग्रवाल, त्यागी में क्या है, तो हमारा आश्चर्य होता है ना सब देख के। तो मैं ये भी कहूंगा कि अब धीरेन भैया की बात याद करूं, धीरेन शाह एक ऐसे व्यक्ति रहे मेरे लिए कि जो बिल्कुल दोस्त होता है, बहुत करीबी दोस्त, घर का आदमी, कभी कोई तकलीफ हो भाग जाते थे बस। तो परिवार कैसा हो या समाज कैसा हो, इसका जीवंत स्वरूप है अभ्युदय परिवार, अभ्युदय संस्थान। यानी श्रद्धेय बाबा जी जो कहा करते थे कि परिवार ही मूल एक व्यवस्था की पहली इकाई है, प्राथमिक इकाई है, तो ये उससे हमने जिया है, ऐसा दिखता है। और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ये शब्द नहीं है, इससे हमने जिया है, जी रहे हैं। और कुछ परिवारों का जब एक साथ मिलन हो समाज के अंग के रूप में, तो वो समाज का स्वरूप हमने देखा है। तो अगर आप मुझसे कहें कि दर्शन क्या है, कैसे है, तो मैं तो बहुत साधारण से शब्दों में कहूंगा कि मैंने एक समाज की जो कल्पना की थी कि समाज कैसा हो, तो समाज का एक बहुत सूक्ष्म रूप ही किसी, वो मैंने अभ्युदय संस्थान में देखा है। परिवार कैसा हो, परिवार में मानवीय मूल्यों का निर्वाह कैसा हो, कैसा होना चाहिए, कैसा हो, उसका जीवन स्वरूप मैंने देखा है। वो चाहे प्रेम मूल्य की बात हो, स्नेह मूल्य की बात हो, कृतज्ञता, मैंने बाबा जी को देखते ही कृतज्ञता का भाव आपसे आप बहने लगता है, याद करो और कृतज्ञता करती है। तो मैं तो बस ये कहूंगा कि बहुत अनौपचारिक सी बात रख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम किस तरह से प्रस्तुति की बात की गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभ्युदय संस्थान की प्रस्तुति के लिए जब मुझे कहा गया था, तो मुझे लगा हम अपनी आपस की बात करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपस बस यही है, ऐसा परिवार बार बार मिलता रहे, ऐसे बाबा जी का आशीर्वाद सदा सदा मिलता रहे, ऐसे भाई, ऐसी भाभियां, ऐसी बहनें मिलती रहे, ऐसे बच्चे मिलते रहे। आज हर्ष के साथ में काम कर रहा हूँ, पिछले 8-10 महीने से अभ्युदय केंद्र एक हिंगना में ज्यादा फोकस है मेरा। अब भतीजा हो तो हर्ष जैसा मेरे को ऐसा लगता है, वो चाचा चाचा करता है। आप देख सकते हैं हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी जमती, खूब जमती, वो चाहे हर्ष हो चाहे बिट्टू हो। अब उनके साथ में काम कर, एक नई पीढ़ी देखते ही देखते एक नई पीढ़ी के साथ काम करने का मौका मिलता है, और वैसा लगता है कि जो कुछ हमने सीखा पाया अभी नई पीढ़ी में चला जाए, और वो बाहर है, और बड़े प्यारे ढंग से बाहर है, बड़े अच्छे भाव से बाहर है। नमस्कार, मेरा नाम शौर्य अभिनंदन ठाकुर है। अभिन मेरा घर का नाम है, जो मम्मी पापा इस वीडियो में बार बार यूज कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं बचपन से शिविर सुना हूँ, मैंने बचपन से चीजें देखी, और फिर थोड़ा मैच्योर होने के बाद मैंने भी 3-4 शिविर किए हैं। मैं बोलूंगा कि विद्या का मेरी जिंदगी में बहुत गहरा असर हुआ है। तो चूंकि मैं ये चीज समझने लगा हूं, तो मेरे में कभी क्रोध नहीं आता, या फिर मेंटल पीस मेरा डिस्टर्ब नहीं होता।
और बचपन से जहां तक मैंने एक चीज बाबा जी से सीखी है कि मैं जब छोटा था तब से ही मैं बाबा से बहुत ज्यादा सवाल जवाब करता था। मैं अगर 4-5 साल का था और जब तक बाबा जी के साथ रहा हूं, जब भी मैं बैठता हूं उनकी सेवा करते टाइम ये फिक्स रहता था कि मैं सोच के आता था कि आज बाबा से ये सवाल करूंगा, वो सवाल करूंगा। अब बाबा जी की खासियत देखिए कि वो अराउंड 80 या 90 की एज के रहे होंगे, उनके सामने एक मात्र 6-7 साल का बच्चा है, वो सवाल कर रहा है और बाबा पूरी सीरियसनेस के साथ उत्तर देते हैं। मैं अभी 23 साल का हूं, अगर मेरे से कोई 6 साल का बच्चा बड़ा बड़ा सवाल करेगा तो मैं शायद उसको यही बोलूंगा कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे। मगर बाबा ऐसा कभी नहीं किया। बाबा ने सबको इक्वली ही ट्रीट किया हमेशा। ये बाबा की खासियत रही है और ये चीज काफी अच्छी मिली है कि बाबा जी के साथ काफी टाइम मैंने स्पेंड किया है, काफी कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। इसकी बात से मुझे याद आया, बाबा जी मुझे सफेदा बोलते थे और सफेदा बोल के जब वो बुलाते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब भी उनसे मिलो तो कहाँ तक पहुंचे, वो उनकी हर चीज याद आती है, हर बात याद आती है। वो जहाँ भी है हमारे साथ ही है, मैं ऐसा मानती हूँ। उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और इसीलिए जिंदगी इतनी अच्छी है। इतनी तकलीफों के बावजूद हम सब अच्छा जी पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बाबा जी का आशीर्वाद है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छे बच्चे करेंगे, इसका पूरा विश्वास है। अभ्युदय संस्थान से जुड़कर अभ्युदय केंद्र 1, अभ्युदय केंद्र 2, 3, 4 ऐसे ढेरों केंद्र आसपास ही बन गए हैं। अब ये केंद्र वाकई बच्चों की तरह उगा है, ऐसे लगता है ना। अगर संस्थान मातृ संस्था के रूप में है, ये केंद्र तैयार हो रहे हैं। अब तो बस यही सपना है कि इन केंद्रों से हमारे बच्चे बड़े होकर इस दर्शन को आगे जी लें और ये धारा परंपरा का रूप ले ले। बस यही चाहते हैं, यही इच्छा है। सभी को नमस्कार। छोटी संस्थान को याद करते हैं तो मुझे एक वो तीर्थ की तरह याद आता है। तीर्थ का मतलब है जहाँ मानव तर जाए, जहाँ मानव सदगति को प्राप्त हो, जहाँ मानव जीव चेतना से, है ना, मानव चेतना देव चेतना की ओर संक्रमित हो पाए। मेरा छोटी से जुड़ने की, है ना, कई यादगार हैं। पहली बार जब मुझे मध्यस्थ दर्शन की सूचना मिली, है ना, और मैं आदरणीय नागराज जी से मिलने अमरकंटक आया, मेरे ख्याल से जून 2010 की बात है, और वहीं पर अंजनी भैया का शिविर किया। और संयोग ऐसा बना कि जब उधर से अमरकंटक से लौट रहे थे तो मैं, जो अजय जैन भैया हैं, उन्होंने ही मुझे मध्यस्थ दर्शन के बारे में जानकारी दी, आदरणीय नागराज जी से मिलने की प्रेरणा दी। तो यहाँ पर उनकी एक भाई हैं रायपुर में, तो उनके यहाँ पर आकर रुके। और संयोग ऐसा बना कि जब हम यहाँ पर रुके हुए थे उसी दिन नंद कुमार जी का ट्रांसफर हो चुका था, तो अछोटी में उनका फेयरवेल, है ना, का इंतजाम था। उस समय मैं रायपुर में किसी को भी नहीं जानता था, केवल अजय भाई के साथ आया तो सोम भाई से और बाकी भाई बहनों से वहाँ पर केवल संक्षिप्त सा परिचय हुआ। पहला ही शिविर करके मैं अमरकंटक से लौटा था, तो मुझे इतनी ही याद आती है कि वहाँ पर नंद कुमार जी के फेयरवेल में सभी ने जो बातें की, उनका जो छत्तीसगढ़ शिक्षा के साथ में योगदान रहा, जीवन विद्या को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में ले जाने का, उसकी चर्चा हुई, वो भी मुझे सुनने को पहली बार मिला। उसके बाद जो क्रम बना, तो मेरा उस समय रहना अहमदाबाद में हो रहा था, और अहमदाबाद में
उस समय कोई शिविर वगैरह हो नहीं रहे थे, लेकिन लगभग 1 वर्ष के बाद ही ऐसा सिलसिला बना कि वहाँ पर सोम भैया का आना हुआ और शिविरों की जैसे श्रृंखला लग गई, जिसमें हमारे सुरेश भाई पटेल ने नेतृत्व संभाला और उनके साथियों के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे शिविर है ना गुजरात में लगा डाले और ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चला और इतने शिविर हो गए कि उसमें शिविर से प्रेरणा पाने वाले लोगों का मन हुआ कि अध्ययन किया जाए। तो 2 वर्ष शिविर होने के साथ साथ ऐसा तय हुआ कि 2013 से एक अध्ययन की शुरुआत हुई, जो हम लोग 2 महीने में 10 दिन के लिए अछूटी आकर शिविर करते थे। तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी उस बैच के साथ जुड़ना हो गया। उसका नाम ही एक तरह से गुजरात बैच कर दिया। हालांकि उसमें आने वाले लोगों में, जैसे मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि नागपुर से हेमंत मौर्य भाई थे, यूपी से अमीरुल हक भाई थे, है ना, और भी जगह से कई सारे भाई बहन, पवन भाई है ना थे, निधि बहन और प्रवेश भाई दिल्ली से थे। तो इस तरह से वो काफी लोग उसमें रहते थे, लेकिन नाम एक तरह से गुजरात बैच के रूप में उसका हो गया। तो इस तरह से जब शिविर की सिलसिला हुआ और अध्ययन करना शुरू हुआ, तो अछूटी हर 2 महीने में 10 दिन के लिए आना होता था। तो वहाँ पर ऐसा भी संयोग बनता था कि कोई महीने में आदरणीय नागराज जी भी अछूटी आते थे और अछूटी में जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उनका देखभाल करना, उनके संबंध में बातचीत करते थे। तो हम भी उनके साथ बैठ जाया करते थे और इसी सिलसिले में जो मैंने अन्य जगह पर चर्चा की है कि आदरणीय नागराज जी से जब इस तरह से मिलना हुआ तो ऐसा संयोग बना कि उनका जीवन परिचय लिखने का अवसर मिला और है ना जो दिव्य पथ के नाम से पुस्तिका है वो लिखने का एक संयोग बन गया। उसका लिखने के प्रयोजन के अर्थ में अमरकंटक में 10-12 दिन रहना हुआ, 10 दिन के आसपास रहना हुआ और बाबा जी के साथ चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं के फलन में ऐसा हुआ कि उन्होंने है ना मुझे जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा विश्वविद्यालय है उसका जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने उसको स्वीकार भी किया और उसके अर्थ में फिर जो अहमदाबाद में रहना था 2015 में हम लोग परिवार के साथ में यहाँ पर रायपुर में शिफ्ट हो गया ताकि यहाँ से रहकर जो यूनिवर्सिटी की योजना है उस पर कुछ काम किया जा सके। अभी तो फिलहाल है ना यूनिवर्सिटी का काम थोड़ा सस्पेंडेड है क्योंकि हम लोगों को जितनी तन मन धन की तैयारी चाहिए, जितनी हमें स्पष्टता चाहिए, जितना हमको मिलकर एक साथ चलने का अभ्यास चाहिए, वो सब पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और बाबा जी ने जैसे बताया था कि शुरुआत के ऐसा बाबा जी ने कहा था कि शुरुआत की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, उसके बाद में श्री राम भाई है ना यूनिवर्सिटी को संभालेंगे और उसके बाद में साधन भाई का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी के योजना को कार्यान्वयन करने के अर्थ में मेरा रायपुर आना हुआ और यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के साथ साथ में जैसी योजना बनी या छोटी में अध्ययन का काम तो चलता ही रहता था। तो वहाँ पे कभी डीओ का शिविर हुआ या जो भी शिविर होते थे तो उसमें भी जोगेश भाई अध्ययन शिविर और परिचय शिविरों की जिम्मेदारी के साथ में छोटी में थे। तो वो जब भी उनको आवश्यकता होती थी उनके साथ में उनके अनुसार जब भी मुझे भी ऐसा हुआ कि परिचय शिविर लेने का मौका या अध्ययन शिविर में किसी पुस्तक को लेने का मौका मिला और इस तरह से मेरी भागीदारी अछूटी के साथ जुड़ी रही है और अभी भी जुड़ी हुई है। अभी भी हम लोग यहाँ पर एक बेमित्रा में जहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी कुछ लोग मिलकर प्रयोग कर रहे हैं कि साथ में रहने का, उसको एक स्वराज्य परिसर के नाम से भी बोलते हैं। कुछ जगह है जिसमें कुछ लोग है ना परिवारों ने जगह ली हुई है और मिलकर रहने का एक विचार कर रहे हैं।
तो वो करते करते ये भी तय है कि यहाँ रहते हुए छोटी में जो भी योजनाएं बनती हैं, है ना, परिचय शिविर के लिए या अध्ययन के लिए, है ना, उनमें मैं सोचता हूँ कि मेरी भागीदारी बनी ही रहेगी। ऐसा मेरा विचार भी है और मैं उसमें हमेशा जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें भागीदार बना ही रहता हूँ। अछोटी का ये जिक्र करते करते ये ध्यान जाता है कि अछोटी का जो मुख्य कार्यक्रम है वो क्या है ना, वो क्यों हम कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही क्या है। इस पर जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि आदरणीय नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन के रूप में अनुसंधान किया और इससे ये संभावना निकल आई कि किस तरह से मानव में चेतना का विकास हो सकता है, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो सकता है, एक मानव परिवार समाज सुखी हो सकता है, पूरी धरती ही सुखी समृद्ध हो सकती है। इसकी संभावना मध्यस्थ दर्शन से निकल के आ गई है और ये भी निकल के आ गया है कि अभी तक अगर सत्य को जानना है, सुखी होना है, कुछ अच्छी उपलब्धि को पाना है तो यही रहता था कि मानव को घर छोड़कर परिवार छोड़कर जाना है। लेकिन आदरणीय नागराज जी ने इस चीज को कि कैसे हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है, इसके लिए शिक्षा विधि से हो सकता है ना, इसकी व्यवस्था हो गई है। और इस अर्थ में शिक्षा विधि से किस तरह से इसको साकार किया जा सकता है धरती पर, इसके लिए अछोटी संस्थान की प्रमुख भूमिका रही है। मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो मानव लक्ष्य निकल कर आता है कि स्वयं में समाधान, यानी कि हर व्यक्ति समाधानित हो, प्रत्येक परिवार समाधानित और समृद्ध हो और उसके साथ साथ समाज में समाधान, समृद्धि, अभयता हो और पूरे धरती पर समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व के साथ जीना हो पाए, ये मानव लक्ष्य को पहचाना गया है। इस मानव लक्ष्य को सफल कैसे किया जाए, इस मानव लक्ष्य की सफलता के लिए आदरणीय नागराज जी ने 3 योजनाओं का प्रावधान किया, 3 योजनाओं की शुरुआत की। उसमें से पहली योजना है जीवन विद्या योजना, कि ये जो मध्यस्थ दर्शन की बात है, जो इसकी वस्तु है ना, यथार्था, वास्तविकता, सत्यता है, ये पूरी बात ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में, है ना, जीवन विद्या के रूप में जन सामान्य तक पहुंच पाए। इसको जीवन विद्या योजना के नाम से शुरू किया। इसी के लिए पूरी मध्यस्थ दर्शन की वस्तु को एक 7 दिवसीय परिचय शिविर के रूप में व्यवस्थित किया गया, जिसमें हमारे सभी जो अग्रज भाई बहन हैं उन्होंने योगदान किया और एक शिविर के रूप में इस बात को व्यवस्थित किया, जो आज पूरे देश भर में शिविर चल रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आदरणीय नागराज जी ने अछोटी से शुरुआत की। अछोटी में इसके लेकर काफी काम किया। अछोटी और आसपास की जगह पर पहले संस्थान नहीं था तो स्वयं ही शिविर लेते थे, बाद में उनके साथ में जो और भाई बहन जिन्होंने आदरणीय नागराज जी से समझा, उन्होंने शिविर लेना शुरू किया। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण, कि अभी तो ये बात प्रौढ़ शिक्षा के रूप में, परिचय शिविर के रूप में, अध्ययन शिविर के रूप में सामान्य जन तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि हम सबको, है ना, जो लोग इस आयु तक पहुंच गए हैं उनको अवसर नहीं मिला कि बचपन में ये शिक्षा हमको उपलब्ध हो पाती। परंतु आगे आने वाली पीढ़ी को ये वस्तु शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो जाए, इस योजना का नाम है शिक्षा का मानवीयकरण। शिक्षा का मानवीयकरण का मतलब है जो शिक्षा की वस्तु अभी उपलब्ध है उसमें ये सत्यता, वास्तविकता और यथार्थता अच्छे से आ जाए, ज्ञान विवेक विज्ञान इसी में आ जाए। इसके लिए जो शिक्षा की वस्तु है उसमें जो भी अभी कंटेंट है, जो शिक्षा की अभी सामग्री है, जो पाठ्य हैं, वो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में लिखे जा सकें, या उनमें अगर कुछ सुधार करना है वो सुधार हो सके। पूरी शिक्षा जो प्राइमरी से या गर्भ संस्कार से लेकर और यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा है वो मानव लक्ष्य को सफल होने के अर्थ में हो जाए, इसी को शिक्षा का मानवीयकरण कह रहे हैं। शिक्षा के द्वारा जो मानव में चेतना विकास होना है, जीव चेतना से मानव चेतना, देव चेतना या दिव्य चेतना में जो परिमार्जन होना है, संक्रमण होना है, वो व्यवस्था उसकी शिक्षा में ही हो जाए, इसका नाम शिक्षा का मानवीयकरण है।
फिर हम ये भी देखते ही हैं कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक जिएंगे तो धरती पर ही जिएंगे, किसी निश्चित भूभाग पर ही जीना होगा, जो एक परिवार और एक समाज के रूप में जीना होता है। एक परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बात कह रहे हैं, तो ये इसको प्रमाणित करने के अर्थ में, इसके अनुसार जीने के अर्थ में, इसकी निरंतरता के अर्थ में कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य, उत्पादन जो व्यवस्था के आयाम हैं, वो एक मानव समाज के रूप में प्रमाणित होने की जो भूमि है, वो कोई गांव, कोई जगह ही होगी, है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि उसके अर्थ में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का प्रावधान है। तो उसके लिए भी एक योजना दी गई है कि किस तरह से लोग मिलकर उत्पादन पूर्वक, विनिमय पूर्वक, निरंतर सुख के साथ, समृद्धि के साथ जी पाएं, परस्पर न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण व्यवस्था को प्रमाणित कर पाएं। इसके लिए जो कार्यक्रम है उसको परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कह रहे हैं, है ना। तो ये तीनों कार्यक्रम की शुरुआत, इनमें एक सूत्रता हो पाए, इसके लिए जो एक स्थली रही, है ना, उसके अर्थ में अछोटी संस्थान को सोचा गया कि अछोटी संस्थान में अभी देखा जाए तो लगभग तीनों कार्यक्रम के यहाँ से शुरुआत भी हुए, तीनों कार्यक्रम उद्गमित भी हुए, उनकी निरंतरता बनी भी हुई है, और उसके अर्थ में जहाँ जहाँ भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो बना हुआ है। जैसे परिचय शिविर यहाँ होते ही रहते हैं, और 2 महीने में 10 दिन या 3 महीने में 10 दिन, है ना, ये भी इस तरह के अध्ययन शिविर होते रहते हैं। और 6 महीने का अध्ययन एक साथ 6 महीने संस्थान में रहकर और गहनता से पुस्तकों का अध्ययन, साथ साथ में व्यवहार अभ्यास, साथ साथ में कुछ कर्म अभ्यास का भी प्रावधान अछोटी में जब शिविर होता है 6 महीने का, तो इसके लिए जो शिविर करते हैं शिविरार्थी, उसका एक झलक देख ही पाते हैं। तो गहन अध्ययन का भी यहाँ पर प्रावधान है। तो ये कार्यक्रम जो जीवन विद्या योजना के अंतर्गत ये चली रहा है सुचारू रूप से। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी शिविर हुए हैं, यहीं से शिविरार्थी निकलकर जगह जगह जहाँ पर भी और शिक्षा के मानवीयकरण के प्रयोग या परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के प्रयोग हो रहे हैं, है ना, शुरुआती दौर में यहीं से अध्ययन किए हुए लोग जगह जगह अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो इस अर्थ में अछोटी संस्थान की एक प्रमुख भूमिका रही है। दूसरा कार्यक्रम शिक्षा का मानवीयकरण, इसके लिए भी आदरणीय नागराज जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अभिभावक विद्यालय रायपुर शुरुआत हुआ, जिसमें अनीता दीदी और उनकी टीम ने शुरुआत की। आदरणीय नागराज जी का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता ही रहा, और वो अभिभावक विद्यालय अभी भी सुचारू रूप से चल ही रहा है, जिसमें कैसे व्यवहारिक शिक्षा बच्चे को प्रारंभ से ही दी जाए, ताकि उसको, है ना, उसको एक इस चीज की जो वस्तु है वो संस्कार के रूप में स्थापित हो पाए। जो शिक्षा संस्कार के अर्थ में जो व्यवस्था का आयाम है, उसके अर्थ में अभिभावक विद्यालय चल ही रहा है। और ऐसा भी मार्गदर्शन आदरणीय नागराज जी का रहा कि एक प्राइमरी शिक्षा यानी कक्षा 1 से प्राइमरी तक रायपुर में रहेगा, उसके बाद में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अछोटी में रहेगी। तो एक अभिभावक विद्यालय के रूप में, है ना, कक्षा 6 से आगे अछोटी में भी एक विद्यालय की शुरुआत 3 साल पहले हो गई है, और वहां पर भी वो कार्यक्रम चल रहा है, और उसको चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र के रूप में भी चला रहे हैं। तो इस तरह से जो शिक्षा का मानवीयकरण है, उसके और अर्थ में जो अभिभावक विद्यालय में इस तरह की आवश्यकता हुई कि किस तरह से कक्षा 5 के बाद जब हमारे बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में जाएंगे तो उनको क्या पढ़ाया जाए, उसके शोध के अर्थ में भी कई सारे कार्यक्रम अछोटी संस्थान के द्वारा किए गए, चलाए गए, जिसमें यूनिवर्सल कैरिकुलम की बात करें या फ्रेमवर्क की बात, तो मुख्य में यही शोध था कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में कक्षा 1 से या गर्भ संस्कार से लेकर यूनिवर्सिटी या पीएचडी तक, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक की शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से ऐसे क्रम को सजाया जाए कि हम स्वयं अध्ययन करते हुए, एक बच्चा भी अध्ययन करते हुए समाधान को प्राप्त हो पाए, एक अवधारणा उसमें स्थापित हो पाए। इस तरह की शिक्षा के स्वरूप को शोध के अर्थ में भी
यहाँ पर प्रयोग किया गया। अभी वो प्रयोग भी चल ही रहा है और उससे जो कुछ भी लिखना हुआ वो हमारे बच्चों को पढ़ाया भी गया और ऐसी आशा है कि उस शोध से जो भी पठन सामग्री निकल कर आई वो जगह जगह पर आगे भी जो विद्यालय चल रहे हैं, खुल रहे हैं, जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को केंद्र में रखकर बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसी आशा है कि ये शिक्षा सामग्री उनके सदुपयोग में आएगी ही, है ना। इस तरह से ये भी शिक्षा के मानवीयकरण के अर्थ में काम चल ही रहा है। साथ साथ में छत्तीसगढ़ शासन के साथ में जिस तरह की भी आवश्यकता होती रहती है वो भी अछूटी के माध्यम से होती ही रहती है। अछूटी केवल संस्थान ही नहीं, उसमें कुछ परिवार रहते हैं, उसके आसपास कुछ परिवार रहते हैं, तो जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक ढांचा खांचा है उस पर शोध के अर्थ में, उसके प्रयोग के अर्थ में कई सारे परिवार साथ साथ जीते हैं, आपस में उत्पादन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे विनिमय किया जाए उसका भी प्रयोग करते ही रहते हैं। उसी के अर्थ में अछूटी से ही संचालित एक समृद्धि का भी जो एक विनिमय केंद्र के रूप में रायपुर में चलती है ना, जो गौशाला से जहाँ जहाँ पर गौशाला है उनके दूध का वितरण इसके द्वारा क्रय विक्रय हो पाता है। तो ये सब कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अर्थ में भी अछूटी के ही माध्यम से, अछूटी संस्थान के ही माध्यम से चल रहे हैं। इस तरह से जो तीनों कार्यक्रम का सुचारू रूप से चलना है, तीनों योजनाओं का जो सुचारू रूप से चलना है, जिसका अर्थ है, जिसका लक्ष्य है कि प्रत्येक मानव समाधानित हो पाए और हम सब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार हो पाए, उसमें जो आरंभिक तैयारी है वो कर पाए, ताकि जो आदरणीय नागराज जी के उद्गार है और जो हम सब की कामना है, चाहना है कि ये धरती स्वर्ग हो, हम सभी सुखी और समृद्ध हों, है ना, और मानव धर्म जो सुख है वो सफल हो और इस पे व्यवस्था हो, अखंड समाज व्यवस्था साकार हो, ये उद्गार साकार हो पाए, मानव धर्म सफल हो पाए, मनुष्य देवता बन पाए, ये धरती स्वर्ग बन पाए। इस अर्थ में ही इस अछूटी केंद्र की इस आशय के साथ इस सुचारू शुरुआत हुई और ऐसी आशा है कि इसके माध्यम से ये सब कार्यक्रम इस तरह से चलते ही रहेंगे और चाहे जल्दी चाहे देर से, समय उतना मुद्दा नहीं है, हमारी दिशा सही है, लक्ष्य हमको स्पष्ट है। अछूटी के माध्यम से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते ही रहेंगे, ऐसी आशा है। इन्हीं के साथ सभी को शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी ये जिसमें इतनी भागीदारी हो पाएगी मैं अछूटी के साथ व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में उपस्थित रहूंगा ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। हमारे परिवार में मैं, निधि, श्रीमान जी प्रवेश, हमारी 2 बेटियां शीतल बहन जी, विनय भाई जी और उनकी बेटा जी हैं। हम हिंगना में रहते हैं, अभ्युदय संस्थान के 2 किलोमीटर दूर। संस्थान से जुड़ने से पहले हमारे पास सब कुछ जैसे सबके पास होता है, संबंध, साजो सामान, समाज में नाम, पद, धन और शरीर भी ठीक था, पर बस समझ ही नहीं आता था कि हमें संतुष्टि ना होकर हम दर दर क्यों भटक रहे थे। पहली बार संस्थान में मेरा और श्रीमान जी का आना 18 नवंबर 2012 में हुआ, जब अभ्युदय संस्थान में सम्मेलन रखा गया। और ये इसकी भी प्रेरणा हमें इस अभ्युदय संस्थान के परिवारों से, के बहन भाइयों से ही मिली थी। जब हम सम्मेलन में 400-500 लोगों के बीच में थे तो बहुत ही अलग टाइप का अच्छा लग रहा था। उस टाइम तो समझ नहीं आया, पर आज समझ में आता है कि ऐसा कभी भी पहले कभी हमें किसी भी परिस्थिति और स्थिति में नहीं लगा था। और इतना अलग क्यों लग रहा था कि बाबा जी, उनका परिवार, अभ्युदय परिवार की ये जो योजना है उसमें सारे परिवारों का एक ही स्थान पर इकट्ठा होना, मंच पे प्रस्तुतियां, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और वो दिन है हमारा परिवार, मैं और श्रीमान जी हमेशा हमेशा के लिए इस अभ्युदय संस्थान से और इस मिशन से जुड़ गए। अभ्युदय संस्थान में जुड़ने के बाद हमने रायपुर में शिफ्ट किया। हम दिल्ली रहते थे और वहां लगा कि दिल्ली रहते हुए जिस तरह का ये योजना चल रही है हम उस तरह से जीने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो रायपुर में शिफ्ट हम हो गए
और हमने यहाँ फिर संस्थान में अध्ययन शुरू किया, जिसमें मैं आज देख पाती हूँ कि संस्थान में बाबा जी और संस्थान में जो परिवार या आसपास के अमरकंटक से रायपुर तक जितने लोग लगे थे, उससे अध्ययन का माहौल इतना तीव्र और इतना सुगम था कि अध्ययन करना बहुत आसानी से हो गया। और हमारी जो दोनों बेटियां थी जो उस टाइम छोटी थी, उनको अभिभावक यहीं के परिवार जो अभिभावक विद्यालय चला रहे थे उन्होंने स्वीकार लिया और अध्ययन करना आसान हो गया। सब परिवारों से खूब प्रेरणा और सहयोग मिलता रहा, जिससे हमारा परिवार हिंगना में ही अपने घर को बनाकर कुछ कार्यक्रम की शुरुआत कर पाया। ऐसा शुरुआत मतलब हमें यहाँ पर परिवारों में हमने देखा कि खेती और गोपालन हो रहा है, तो हमारा भी वहीं से शुरुआत करने का मन हुआ। परिवार में सहमति बनी और उसी की शुरुआत की और छोटे छोटे प्रयासों से चलकर आज हमारा परिवार कृषि, गोपालन, सब्जियां और फलों के पेड़ लगाकर अपने परिवार के लिए उत्पादन कर पा रहा है, जिससे परंपरागत व्यवस्था पर हमारी आवश्यकता कम हो गई है, निर्भरता कम हो गई है। और परिवारों से भी उत्पादित सामान यहाँ पर मिलता ही रहता है। कभी कभी तो ये सपनों जैसा लगता है, क्योंकि इसकी परिकल्पना करना भी संभव नहीं था कि हम कभी भी इतनी सार्थकता से, सार्थकता भी क्या होती है वो भी नहीं पता था कि इतनी सार्थकता से जीने का अभ्यास हम कर पाएंगे। ये बता सकती हूँ कि हमने अपने मकान का नाम, घर का नाम अभ्यास स्थली ही रखा है। इसके लिए अभ्युदय संस्थान से जुड़े हुए समस्त देश विदेश में रहने वाले परिवारों को हमारे परिवार की तरफ से नमन। परिवार में आगामी वर्षों में संस्थान में चल रही शिक्षा, उत्पादन और विनिमय कार्यों में जुड़े रहने में हमारा उत्साह और कार्य योजना के रूप में है। इसमें शिक्षा के कार्यक्रम पे हमारा बहुत ध्यान और मन लगा हुआ है। बहुत उत्साह रहता है कि हम शिक्षा में काम अच्छा कर पा रहे हैं, जिससे स्थानीय गाँव में जगह पर जुड़ने में भी हमें और संस्थान के साथ साथ बहुत जुड़ने में सब सहायता मिल रही है। और आगे देखते हैं कितना प्रोग्राम होता है। सबको बहुत धन्यवाद। बहुत आदर पूर्वक मैं श्री नागराज जी बाबा जी को नमन करती हूँ, क्योंकि आज जिस जीवन शैली में हम लोग हैं, जिस विचार शैली में हम लोग हैं, ये श्री नागराज जी बाबा जी के द्वारा ही जो हमें ज्ञान मिली, जो शिक्षा मिली, तो उसी का फल है कि आज हम लोग सुख, शांति, संतोष, आनंद की राह पर हैं। ये यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले तो बाबा जी, अम्बा दीदी, इनको कृतज्ञता। उसके उपरांत अभ्युदय संस्थान, जहाँ से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई है, क्योंकि मैं, मेरे श्रीमान जी और मेरा पूरा परिवार आज वर्तमान में हम लोग संस्थान के करीब एक अभ्युदय केंद्र है वहाँ पर रहते हैं और एक अलग ही जीवन शैली, जिसको हम समाधान, समृद्धि पूर्वक परिवार व्यवस्था की बात करते हैं, उस जीवन शैली को हम लोग जीने के प्रयास में हैं। पर ये प्रयास का एक लंबा शुरुआत है जो एक शॉर्ट में मैं रखती हूँ। सन 2005 में बसंत जी से मेरा विवाह हुआ और जब हम अमरकंटक उनसे आशीर्वाद लेने गए तो वहाँ पर बाबा जी ने एक प्रस्ताव दिया कि आप 3 दिन का शिविर करेंगे क्या, और उस प्रस्ताव को हमने बहुत ही सहजता से स्वीकार भी किया। पर पता नहीं था उस समय कि उसके बाद जिंदगी ऐसी होगी। और बाबा जी के साथ में अध्ययन के उपरांत सन 2009 में मैं अभ्युदय संस्थान पहली बार आई थी और श्री अंजनी भैया और मीना भाभी जी, उनके प्रति मैं, मतलब उनका जीना देखकर मैं अध्ययन से और ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उनके घर में सभी व्यक्तियों का स्वागत होता था और बाबा जी की खूब सेवा होती थी। तो वो देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई कि कितनी सुंदर जीवन शैली है, ऐसे ही तो हर मानव जीना चाहता है। तो इसके साथ साथ श्री सोमदेव त्यागी जी जो एक मित्रवत हमको अध्ययन कराए, उनका जो मित्रवत अध्ययन कराना है और सरलता से जो, मतलब कठिन कठिन शब्दों को भी उन्होंने इतनी सरलता से हमारे सामने रखा कि आज हम इस जगह पे हैं। तो सोम भैया जी, इनको मैं
अभ्युदय संस्थान की एक रीढ़ के रूप में देखती हूँ। इसके साथ मंजीत भैया, डॉली भाभी जी, जिनका स्नेह निरंतर बहता रहता है, मतलब कोई भी कार्य इनसे छूटा नहीं है। इसके साथ साथ बीआर भाई जी, योगेश भाई जी और अनीता दीदी, इन सभी को परिवार सहित हमारा पूरा परिवार नमन करता है। पर अगर मैं अभ्युदय संस्थान को देखूं तो जिस तरह से सभी के परिवारों में एक मोड़ आता है, तो आज हम जहाँ पर हैं, हमारे परिवार में एक सुख के लिए एक मोड़ आया है। तो ये मोड़ की शुरुआत सन 2011 से शुरुआत हुई। मेरे श्रीमान जी टाटा में उनका जॉब था, मेरा दिल्ली में एज ए डांस टीचर स्कूल्स में जॉब था। तो लगभग कुछ वर्ष हम दिल्ली में रहे और जब इसकी हमें बहुत ज्यादा प्यास बढ़ गई, मुख्य रूप से हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए जब हमारी प्यास बढ़ी, तब हमने सोचा कि हमें वातावरण, बाहरी वातावरण और अंदरूनी वातावरण, ये दोनों ही बदलने की जरूरत है। तो हमने सोचा कि अब हम दिल्ली से रायपुर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर धीरे से क्रम से 2011 में ही हम रायपुर से अछौटी शिफ्ट हो गए। इस शिफ्टिंग का प्रोसेस में जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि एक तो पहली बच्चों की शिक्षा, फिर हमारी शिक्षा, फिर उसके साथ एक क्रम में पूरे अभ्युदय संस्थान परिवार का जो हमें एक स्नेह, सहयोग और एक सुरक्षा का हमें और एक मार्गदर्शन जो मिला, उसके बलबूते आज हम खड़े हुए हैं। इसी के साथ में जैसे जैसे हमारी गति आगे बढ़ती रही, मेरी मुख्य रूप से भागीदारी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम में है। उसके साथ साथ जीवन विद्या योजना में भी थोड़ी भागीदारी है और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना में भी थोड़ी हमारी भागीदारी है। इसकी जो मुख्य उपलब्धि को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वर्तमान में हम पूरे परिवार के साथ में, मैं, श्रीमान जी और हमारे 2 बच्चे और अब अनेक बच्चे, हम सभी मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं, वो है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ जी पाए। ये प्रयास में चलते वक्त हमें बहुत सुख मिल रहा है और एक आशा के साथ हम चल रहे हैं। पर हाँ, ये बहुत ही प्राइमरी स्टेप है, बहुत ही छोटा स्टेप है। तो मैं आप सभी को एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अध्ययन के बाद अभ्युदय संस्थान एक विशाल वृक्ष के रूप में हमें दिखता है और उस विशाल वृक्ष के जो हम सभी फल हैं और हर फल अब एक वृक्ष बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर घटना मैं देख पाती हूँ। तो इसीलिए अभ्युदय संस्थान अनेक परिवारों का समूह है, परिवारों से ही संस्थान बनता है और संस्थान से पुनः समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार जी पाए, ऐसे परिवार बनते हैं। तो इसी के साथ में बस मैं आखिरी बात कहती हूँ कि आखिरी उपलब्धि यही है कि आज मैं हिंगना गांव में हूँ। तो हिंगना गांव ने हमें बहुत प्रेम दिया और बहुत सहयोग भी दिया। इसके फलस्वरूप आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, ये एक शिक्षा मंदिर के रूप में डेवलप हो चुका है। यहाँ पे अनेक परिवार हमारे साथ में सर्वप्रथम उत्पादन कार्य व्यवस्था में जुड़े, जिसमें साथी सहयोगी संबंध को हम लोग इस पूरकता को खूब अच्छे से देख पाए। उससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ा कि नहीं, हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, गांव हो शहर हो ऐसी कोई दूरियां है नहीं। तो इस मनोबल के साथ में फिर गाय, दूध और श्रम मूल्य को लेकर हमने एक व्यवस्था बनाई, जो भी अभी वर्तमान में चल रही है, जिसके बनने से अनेक परिवार हमसे जुड़ पाए और हमारा मनोबल बढ़ा। तीसरे स्टेप में गांव के 10 युवक आए हमारे पास में, जिन्होंने परिचय शिविर, अध्ययन शिविर ये किया और इस लॉकडाउन की स्थिति में उन सभी ने उस जिम्मेदारी को देखा कि गांव के बच्चे तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, तो क्यों नहीं हम उनकी जिम्मेदारी लेते। तो ये तीसरा हमारा मनोबल बना। तो धीरे धीरे अब इस प्रांगण को हमने देखा कि स्वयं स्फूर्त एक शिक्षा मंदिर के रूप में, शिक्षा है ना, परिवार मंदिर के रूप में ये डेवलप हो रहा है, जो आज एक सबसे सुंदर सुखद घटना है। तो इसी के साथ और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग से हम और आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी शुभकामना है।
तो सभी बच्चे एक साथ नमस्ते करेंगे। नमस्ते सभी को। अभ्युदय संस्थान अछोटी की इस ऑनलाइन प्रस्तुति के क्रम में मैं अभ्युदय संस्थान के एक सदस्य के रूप में बालमुकुंद अभी आगे इस प्रस्तुति को क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इस अभ्युदय संस्थान परिसर में अपने परिवार रूप में रह रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम लोग वर्ष 2014 में यहाँ पर अध्ययन अभ्यास के लिए आए थे और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जो भी यहाँ पर भूमिकाएं चल रही है उसमें भागीदारी करते रहे। तो उसके पूर्व में जो जीवन विद्या से मेरा जुड़ना 2005 में हुआ और उसके बाद में जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उसी समय से मेरा इसमें जुड़ना हुआ। उसके बाद में इसके अध्ययन के क्रम में बढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि इसको जगह जगह पर काफ़ी सारा जिस तरह से लोकव्यापीकरण का कार्यक्रम चल रहा था, बहुत सारी जगह पर इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस सारे में भागीदारी करते हुए मुझे ऐसा लगा कि इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से जीकर देखने की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य के साथ में मेरा 2014 में एक यहाँ पर परिवार के रूप में आना हुआ और अध्ययन अभ्यास की गहराई को छूने का मौका मुझे यहाँ पर मिला। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसी क्रम में ही अन्य परिवारों का भी यहाँ पर आना हुआ। इसी प्रस्तुति के क्रम में मैं इसी बारे में ही प्रस्तुत करूँगा कि यहाँ पर किस तरह से वर्ष 2014 के बाद से नए नए परिवारों का आना हुआ और वो किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए, किस उद्देश्य के साथ में उनका यहाँ पर जुड़ना हुआ, कितना वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो पा रहा है और किस स्वरूप में वो यहाँ पर जी रहे हैं और किस रूप में इस पूरे जो अभियान है इसमें लोकव्यापीकरण का जो कार्यक्रम है इसमें भागीदारी को वो सब देख पा रहे हैं और आगे की क्या योजना है। तो जैसा कि अभी इसके पहले जो जुड़े परिवारों के बारे में हमने देखा ही प्रस्तुति में कि यहाँ पर जो परिवार आते रहे हैं तो संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही है। 1-2 परिवारों से शुरू होकर 4-5 परिवारों से शुरू होकर वर्ष 2014 के बाद क्रम से अभी हमारे पास यहाँ पर वर्तमान में करीब 10 परिवार रह रहे हैं, जिसमें से 5 या 6 परिवार अभी 2014 के बाद से आए हैं। 2014 में मेरा और विधि का आना यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जो परिवारों का जो उद्देश्य है वो यह है कि ये जो दर्शन को जो अपने शुद्ध स्वरूप में लोकव्यापीकरण का जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है अभ्युदय संस्थान के माध्यम से पूरे देश भर में चल रहा है, उसको किस तरह से भागीदारी करें, व्यवस्था में भागीदारी करें और उसके साथ में किस तरह से इस दर्शन को जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास को किया जाए। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि किस तरह से स्वयं में व्यवस्था को बनाए रखते हुए व्यवस्था में भागीदारी करने का अभ्यास यहाँ पर सभी परिवार कर रहे हैं। स्वयं में व्यवस्था के क्रम में देखें तो यहाँ पर सभी परिवार शिक्षा के रूप में स्वयं को समझने के, स्वयं के परिवार में एक शिक्षा का कार्यक्रम को करते हैं। सभी परिवार अध्ययन से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। दूसरा मुख्य कार्यक्रम ये है कि सभी परिवार अपने परिवारों में न्याय सुरक्षा को बनाए रखें। तीसरा कार्यक्रम यह है कि सभी परिवार अपने उत्पादन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करें और यहाँ पर फिर जो विनिमय का जो कार्यक्रम चल रहा है सभी परिवारों को आपस में, इसके अलावा जो एक बाहर के समाज के साथ में समृद्धि विनिमय केंद्र में भी भागीदारी करें। और ये स्वयं में व्यवस्था के ये जो 4 बिंदु है इनके साथ में फिर व्यवस्था में भागीदारी को भी इस तरह से अपन देख सकते हैं कि एक तो ये जो सारे परिवार हैं ये एक परिवार समूह के रूप में, न्याय के रूप में अच्छे से जिए, क्योंकि ये जो संस्थान है ये मध्य दर्शन को यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं। तो उसके लिए एक स्वरूप ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ पर सारे परिवार जो है परिवार समूह के रूप में
सही ढंग से जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं। तो ये यहाँ पर सभी परिवारों का एक मुख्य फोकस बिंदु है। उसके साथ में अब जो मुख्य जो काम है संस्थान का कि यहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर लोक शिक्षा का कार्यक्रम होता है। उसके लिए यहाँ पर परिचय शिविर होते हैं, अध्ययन शिविर होते हैं, अध्ययन गोष्ठियाँ होती है और अनौपचारिक रूप में भी कई लोगों के साथ में कई तरह से अध्ययन चलता ही रहता है। तो इस सारे में सभी परिवार अपनी अपनी भागीदारी को देखते हैं। तो उसमें एक तो इसमें सीधे प्रबोधन करने का भी एक भाग है, वो भी कुछ परिवार करते हैं। कुछ परिवार जो है यहाँ पर इस सारे प्रबोधन कार्य जो चल रहा है, शिविर परिचय शिविर चल रहे हैं, उसमें व्यवस्था पक्ष को भी देखते हैं। व्यवस्था पक्ष में हमारे पास में जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत सारे शिवरार्थी लोग आते हैं तो उनके लिए आवास व्यवस्था है। 80-90 लोग यहाँ पर एक बार में रह सकते हैं। उसके लिए सारे आवास व्यवस्था को मैनेज करना, उसकी मेंटेनेंस करना। एक यहाँ पर बड़ा भोजनालय है हमारे पास में जिसमें करीब 150-200 लोग एक बार में खा सकते हैं। उस सारे भोजन व्यवस्था को चलाना, सुचारू रूप से चलाना। और इसके अलावा हमारे पास जिस तरह से परिवारगत जो उत्पादन है उसमें परिवार अपने लेवल पर कुटीर उद्योग या प्रोसेसिंग करते हैं और संस्थानगत भी हमारे पास में परिवारों के लिए अवसर है। जैसे हमारे पास में कृषि के लिए ज़मीन है, करीब 10-12 एकड़ ज़मीन कृषि के लिए है और हमारे पास एक गौशाला भी है। तो एक कृषि और गौशाला को भी सुचारू रूप से चलाना, उससे एक प्रकृति के साथ आवर्तनशील पूर्वक जिया जा सकता है। इस सिद्धांत को भी बढ़िया से एक मॉडल के रूप में बनाए रखना और उसके साथ में अपने पारिवारिक उत्पादन को भी जोड़ के रखना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दर्शन का जो मुख्य बिंदु है कि परिवार मूलक व्यवस्था के रूप में कैसे जिया जा सकता है, इसको सभी परिवार यहाँ पर एक अपने सही स्वरूप में बनाए रखेंगे। ये यहाँ पर सभी परिवारों का उद्देश्य है और ऐसे जीते हुए ऐसी व्यवस्था में भागीदारी करें और बाकी लोगों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है उसमें भी भागीदारी करें। इसके साथ जो है दर्शन का लोकव्यापीकरण के अर्थ में दर्शन की पवित्रता को बनाए रखना, यह अभ्युदय संस्थान का एक मुख्य बिंदु है जिसका हम सब लोग यहाँ पर अभ्यास करते हैं कि यहाँ पर दर्शन की भाषा सही से जा रही है, उसमें कोई व्यतिरेक नहीं हो रहा है, उसमें सही तरह से बाबा जी ने जिस तरह से आदरणीय नागराज जी ने जिस तरह से बताया है उस स्वरूप में संस्थान और यहाँ पर सारा प्रबोधन कार्य चल रहा है, उसके लिए हम सब लोग सतर्क रहते हैं। इसी के साथ प्रकृति में आवर्तनशीलता को भी हम सब परिवार यहाँ पर ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमने खेती और गौशाला को यहाँ पर अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है। हम तमाम जो यहाँ पर उद्योग या कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कृषि और गौशाला को भी यहाँ पर प्रधान रूप में बनाए रखते हैं। और एक मुख्य रूप में देखें तो हमारा जो ध्यान है यहाँ पर सभी परिवारों का जो व्यवस्था को लेकर कि हम लोग व्यवस्था में स्थिरता को ध्यान में रखते हैं। हम लोग कोई बहुत सारा सम कार्य करने की जगह पर या बहुत सारा विषम कार्य करने की जगह पर हम लोग एक ये पूरी की पूरी व्यवस्था किस तरह से स्थिर रूप में चलेंगे, इस पर हमारा मुख्य फोकस रहता है कि हम सब लोग जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, भौतिक रिसोर्सेज, वो कैसे स्थिर रूप में बने रहें और किस तरह से अपने पास जो परिवार हैं वो सारे परिवार एक स्थिर रूप में कैसे बने रहें और हम सब लोग मिलकर एक स्थिर डिजाइन के रूप में कैसे बने रहें। हम बहुत सारा इसको फैला देंगे, बहुत सारा इसको कोई बड़ा कर देंगे, इसकी जगह पर जो बना रहे एक मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल जो बना रहे उसको हम लोग यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। तो परिवारों का जीने के यहाँ पर जो उद्देश्य के रूप में अगर मैं कुछ सार बिंदुओं के रूप में रख पाऊँ तो इस प्रकार बनता है कि पहला तो ये जो पूरा दर्शन है यह एक परिवार मूलक एक जीने के डिजाइन की बात कर रहा है। तो सभी परिवार एक परिवार मूलक रूप में कैसे जी रहे हैं, ये यहाँ पर मुख्य बिंदु है, मुख्य लक्ष्य ये है। और हम परिवार रूप में जीते हुए एक परिवार समूह के रूप में यहाँ पर जी रहे हैं। इसमें हम परिवार की सीमाओं का, परिवार के दायित्वों का, परिवार के कर्तव्यों का और उसकी मर्यादाओं का और इसी के साथ में परिवार और परिवार समूह के एक निश्चित मर्यादाओं का, सीमाओं का, कर्तव्यों, दायित्वों का पालन करते हुए यहाँ पर सभी परिवार एक अभ्यास के रूप में देखे जा सकते हैं।
तो ऐसे जीने के क्रम में ही हम आगे के बिंदु को देखें तो जो परिवारों का जीना है वह स्वधन के रूप में जीने के क्रम में यहाँ पर जो परिवार हैं वो अपना स्वयं का जो उत्पादन है, उद्योग है, वो भी करते हैं। और यहाँ पर हम कुछ परिवार कृषि के रूप में भी लगे हुए हैं, 1-2 परिवार कृषि के रूप में लगे हुए हैं, 1-2 परिवार गौशाला के रूप में लगे हुए हैं, 1-2 परिवार कुछ प्रोसेसिंग के रूप में लगे हुए हैं। कृषि में भी 1-2 परिवार फल के उत्पादन में लगे हुए हैं, 1-2 परिवार सब्जी के उत्पादन में लगे हुए हैं और 1-2 परिवार गौशाला के रूप में लगे हुए हैं। तो हम लोग सारे परिवार मिलकर एक तरह से देखें तो सम विषम से मुक्त रहकर एक स्थिर व्यवस्था किस तरह से ये चलती रहे, ये हमारा मुख्य बिंदु है। क्योंकि ये जो दर्शन है ये मध्यस्थ दर्शन है, यहाँ पर हम स्थिरता को ही, स्थिरता निश्चयता को ही हम लोग यहाँ पर एक तरह से देखें तो आधार रूप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य फोकस है वो ये सारी व्यवस्था अपने सुचारू रूप में कैसे चलती रहे, निश्चित रूप में कैसे चलती रहे, स्थिर रूप में कैसे चलती रहे, हम इस मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जी रहे हैं। तो इसी के साथ में मैं अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी, फिलहाल अभी गाजियाबाद से छुट्टी आई हुई हूँ। और इस परिवार से मेरा परिचय पुराना है, 95 से है। मेरे देवर देवरानी श्री विनय वाजपेयी जो SC3 ONGC में और श्रीमती प्रेरणा वाजपेयी जो MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कठिन पलों में मुझे संभाले रखा था और उनके द्वारा मेरा अर्चना जी से परिचय हुआ। फिर क्रमिक रूप से सोनू मंजरी भैया परिवार, राजन महाराज जी, अनिता BR भैया से परिचय से आरम्भ होके आज वो संपर्क संबंध में बदल गए हैं। और इस बीच में 3-4 बार रायपुर आना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग के साथ। बाबा जी से भी मिलना हुआ और बाबा जी की बातें मतलब अच्छा लगा उनके साथ, मगर बहुत कुछ समझ में नहीं आया। बस खुशहाली थी कि अच्छे लोग का साथ है। और 95 में जब मेरे पति बीमार थे तो उस समय बाबा जी की दवा से वो ICU से निकल आए थे। फिर मैं उनको अमरकंटक भी लेके गई और इस बीच में इन लोगों से मिलना जुलना होता रहा। फरवरी 96 में मेरे पति का शरीर शांत हुआ। इस बीच रायपुर में मेरी बेटी 97 में BMS करने आई। मैं भी फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी। 9 मार्च 98 में छोड़ के मैं रायपुर शिफ्ट हो गई थी। फिर पूरे मतलब रायपुर परिवार ने मुझे अपना लिया। सितंबर 97 में मुझे इकलौती संतान की जॉब के कारण दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। उनकी ज्वाइनिंग, फिर विवाह, फिर छोटे बच्चे। तो बेटे के विवाह इसमें भी सारे विद्या परिवार ने मेरी पूरी भागीदारी निभाई। हमारा कानपुर में शादी हुई थी, सभी लोग शामिल हुए। और मुझे लगता है बाबा जी ने ग्राम स्वराज व्यवस्था में उत्सव का महत्व जो बताया है उस पर हम सब और ध्यान दें। वैसे तो अस्तित्व में नित्य उत्सव है, संपूर्ण उत्सव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में संपन्न होना एक आवश्यकता है। तभी उत्सवों की सार्थकता की आशा, उत्साह, आकांक्षा की अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन होता है। संस्कारोत्सव के रूप में उत्सव की अनुभूति व सार्थकता लगती है। बच्चों को भी फसल का उत्सव, फल का उत्सव, समय समय पर फूड का स्टॉल मनाकर एक एक फसल, एक एक फल जब आता है तो हम प्रबोधन द्वारा उन्हें डायरेक्ट उनको दिखा के सोर्स के पास लाके, स्रोत के पास हम लोग चले तो उन्हें उस फसल विशेष, फल विशेष में क्या विशेषता है, उसकी ऋतु विशेष का महत्व हम उन्हें बता सकते हैं। बच्चे भी उत्साहित होते हैं और वनस्पति संसार भी ऋतुकाल के अनुसार उत्सवित होता देखा ही गया है। नैसर्गिक उत्सव, प्रकृति उत्सव जैसे बसंत उत्सव है, वैसाखी है, नवाखाई, शरद पूर्णिमा हम मनाते ही हैं। बस इसमें प्रयोजनों की सार्थकता ही तो पहचान कर हमें लोक व्यापीकरण करना है और उत्सवित होना है। इसी क्रम में मानव उत्सव जैसे जन्म संस्कार, संस्कार तो भाई गर्भ से लेकर मृत्यु तक संस्कारों की प्रक्रिया होती रहती है। तो जैसे जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, शिक्षा संस्कार उत्सव, शिक्षा संस्कार उत्सव में धर्म, कर्म, दीक्षा, व्यवहार, उत्पादन संस्कार, विवाह उत्सव संस्कार जैसे मुख्य हैं। विवाह दिवस संस्कार भी प्रतिवर्ष हम मनाते ही हैं। पुनः संकल्पों को दोहराकर उत्सवित होकर अन्यों को भी प्रेरणा व प्रोत्साहन देते हैं। सभा के सभी लोग अपना अपना मत व मूल्यांकन, जिनका संस्कार उनके बारे में सभा में कहें, जिनका संस्कार हो उनका भी प्रबोधन हो तथा कुछ इस वर्ष नया संकल्प लें तथा अब तक की उपलब्धि बताएं। तो 6 परिवार और चंद्रशेखर भैया का मतलब और आशीष मिश्रा भी आने वाले हैं अभिदय संस्थान में। मुझे लगता है बाबा जी की अपेक्षा जो बाबा जी ने और हम सबकी अपने स्वयं से भी अपेक्षा हम सब से भी हम उसे पूरी करने की ओर इनके आने से और गति बढ़ेगी। मैं कभी अछोटी में एक दिन से ज़्यादा
कभी भी नहीं रही थी। और भी स्वास्थ्य के लिए किसी को कोई तकलीफ हो तो मैं मदद कर पाती हूँ। सभी ने, मीना, रंजीत भैया, BR भैया, सोम भैया, मंजीत भैया, संतोष मिश्रा, योगेश भैया, सभी ने मुझे छोटी में सेटल होने में मदद करी। उसके लिए हार्दिक कृतज्ञता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं मंजीत सिंह अभ्युदय संस्थान से अपनी कुछ यादों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा एक ऐसी रोशनी या यूं कहें कि एक नए सवेरे की उम्मीद रखता है। ऐसी ही मेरी भी आशा रही। इस आशा की पूर्ति सन 2000 में उस समय हुई जब मेरा रायपुर आना हुआ। रायपुर में मेरा कुछ परिवारों के साथ मिलन हुआ और उन परिवारों के साथ साथ बाबा जी से भी मिलना हुआ। तब एक ऐसा सूर्योदय हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि फिर ये अभी तक अस्त नहीं हुआ। ये सूर्य या ये प्रकाश मध्यस्थ दर्शन के रूप में प्राप्त हुआ। जैसे जैसे जितना जितना समझ में आया, रोज प्रकाश का बढ़ना ही हुआ। इस 20 वर्ष की यात्रा में बहुत से परिवारों से मिलना हुआ, उनके साथ जीना हुआ, जिनमें विशेष रूप शुरुआती दौर में अंजनी भैया जी का परिवार और सोम भैया का परिवार मेरे साथ रहा। उनके स्नेह और विश्वास ने बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप मुझे अभ्युदय संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे मैंने यथाशक्ति अपनी समझ और बाबा जी व परिवारों के सहयोग से निभा सका। धीरे धीरे अभ्युदय संस्थान में शिविरों की संख्या बढ़ी। कुछ वर्षों बाद अध्ययन शिविर भी शुरू हुए और भी परिवारों का संस्थान में आकर रहना हुआ। शुरू के दौर में सोनू, दीपक, संदीप, विधि बहन का आना हुआ। परिवारों के रूप में अंजनी भैया जी का परिवार, कल्पेश भाई जी का परिवार, संकेत भाई जी का परिवार भी रहा। तत्पश्चात श्री योगेश शास्त्री जी का परिवार, श्री प्रेम भाटिया जी का परिवार व गौरव भाटिया जी का परिवार भी आकर रहा। अभी संस्थान में मेरे साथ श्री योगेश भाई जी, मीना भाभी जी, गोपाल भाई, बाल मुकुंद भाई, बलवंत भाई, अनिल भाई, राकेश भाई और पूर्णिमा दीदी जी का परिवार इस समय संस्थान में निवास रखते हैं तथा आने वाले कुछ माह में और 6 परिवार हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। मैं आपको इस समय संस्थान परिवारों के साथ अभ्युदय केंद्र की 2012 से 2020 तक की यात्रा को करवाता हूँ। अभी तक संस्थान में अभ्यासशील परिवारों की जानकारी भी देना चाहूँगा। अभ्युदय केंद्र के रूप में ये परिवारों का योगदान मध्यस्थ दर्शन के अनुरूप व्यवस्था के सभी आयामों को कैसे जिया जा सकता है, ये उदाहरण देखने को मिलता है। पूज्य बाबा जी ने अभ्युदय संस्थान और अभ्युदय केंद्र के बीच में अध्ययन प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट किया कि अध्ययन प्रक्रिया में शिविरों का संचालन अभ्युदय संस्थान में होगा और अवधारणा गोष्ठियों का संचालन अभ्युदय केंद्रों में होगा। सभी परिवारों ने संस्थान में अध्ययन को पूरा किया है। इनमें अभ्युदय केंद्र एक आदरणीय सोम भाई जी और उनके साथ एक परिवार का रहना होता है। इसी तरह अन्य केंद्रों में जैसे कि बंटी भाई, रोशनी बहन तथा अनिल भाई का परिवार रहता है, जिसके साधन श्री BR भैया द्वारा उपलब्ध करवाए। दूसरे केंद्र में श्री बसंत भाई, पूनम बहन तथा संध्या बहन, सुचित्रा बहन, हिना बहन तथा निरोज अनुपमा परिवार का रहना होता है। श्री प्रवेश महाजन जी, निधि बहन परिवार तथा साथ में विनय गोयल परिवार जी, जो अभ्यास स्थली के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ धौर गांव में रहते हैं।
केंद्र 5 जिसमें श्री जगदेव भाई जी परिवार, जो कि हम सब में जग्गू भाई के नाम से किए हैं, छोटे गांव में रहते हैं। छोटे गांव में ही और 3 परिवारों का आके रहना हुआ, जो कि उत्सव परिसर के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री महावीर भाई, सपन भाई, धीरेन भाई जी का रहना हो रहा है। इन 6 केंद्रों की भागीदारी भी इस प्रकार है। छोटी में स्थित विद्यालय में प्रबंधन और शिक्षक के रूप में। नंबर 2, उत्पादन, कृषि, गोपालन के साथ अन्य आवश्यक सामग्री जैसे तेल, अनाज, सब्जी इत्यादि का उत्पादन। स्वास्थ्यवर्धक हर्बल उत्पाद जिसमें अरक के साथ साबुन तथा और अन्य सामग्री। विनिमय के रूप में समृद्धि के साथ साथ परिवार रायपुर, भिलाई, दुर्ग में कॉलोनियों में स्टॉल लगाकर विनिमय करते हैं और सभी स्वावलंबी हैं। और अंत में न्याय सुरक्षा के रूप में संस्थान में आयोजित परिचय शिविर, अध्ययन शिविर में प्रबोधन कार्य, साथ में बैठकों में सहभागिता और आपस में परिवार गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। ये सब प्रक्रियाओं से हमें परिवारों का सघन सहयोग होता है। उनमें श्री सुषमा बहन, नीति जैन बहन, हिना चावड़ा, ममता भाभी, शालू दीदी आदि बहनों का संस्थान के रखरखाव व कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में इनका सहयोग हमेशा मिलता ही है। संस्थान से प्रेरित होकर देश भर में जिन परिवारों ने प्रबोधन में भी मन लगाया, उनमें गुजरात से श्री सुरेश पटेल, सूरत से श्री अजय जैन, महाराष्ट्र से उद्धव राठौर, प्रशांत भाई, रवि भाई, दिल्ली से श्री अंकित भाई, मृदु बहन तथा उत्तर प्रदेश से सरदेव भाई आदि परिवार तन मन धन से लगे हुए हैं। इस प्रकार से आप सभी परिचित हो रहे हैं कि अभ्युदय संस्थान से स्रोत व्यक्ति तैयार होना, मानवीय शिक्षा के लिए योग्य अभिभावक तैयार होना, मानवीय व्यवस्था के लिए परिवार समूह तैयार होना जारी है। लॉकडाउन खुलते ही संस्थान में आप सभी परिचय शिविर, अध्ययन शिविर के साथ साथ समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए आवश्यक विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास के लिए आमंत्रित हैं। आप सबकी प्रतीक्षा में अभ्युदय परिवार सदैव प्रस्तुत है। अंत में मैं उन सब भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय अम्बा दीदी, सोम भैया, राजन महाराज जी, अनीता दीदी, मीना भाभी, योगेश शास्त्री जी, स्वर्णा दीदी, संकेत भैया जी, अशोक गोपाला जी, सुरेंद्र पाल भैया जी, श्री बाल मुकुंद भैया जी, कल्पेश भैया जी, आप सभी ने इतने कम समय में इतनी सार्थक और यादों का गुलदस्ता वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाया। साथ ही इस अद्भुत प्रस्तुति का विचार रखने वाले राकेश गुप्ता भैया को धन्यवाद कि इनकी वजह से ये सुंदर प्रस्तुति हो पाई। इसी क्रम में वीडियो संकलन और प्रस्तुति सहयोग के लिए चंद्रशेखर राठौर व अचल अग्रवाल भैया जी को धन्यवाद। आशा करता हूँ और पूरा विश्वास है कि अभ्युदय संस्थान की यह प्रस्तुति आप सभी को यादों को फिर से ताजा कर गई होगी और संस्थान के प्रयोजनों को आपके सामने हम पूरा रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो।